अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे टू स्टार्ट योर कैफ। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पास वो हैं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कैफ 1 2 3 या कैफ में यानी कि अभी उन्होंने शुरू करना है और कैफ की प्लानिंग करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ये बता देना चाहता हूँ कि कैफ के जो पेपर्स हैं उनकी तादाद क्या है और उनकी नेचर क्या है। जनाब, सबसे पहले जो आप लोगों के सामने स्लाइड आ रही है, इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैफ के 5 मेजर एरियाज़ हैं, जिनमें हम लोग कैफ सीए के जो सीए के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है जी, ये वो 5 बेसिक एरियाज़ हैं, अकाउंटिंग, लॉ, टैक्सेशन, ऑडिट और अलाइड सब्जेक्ट्स। ठीक है जी, अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स जो हैं वो कौन-कौन से हैं, फिर वो आगे 2 और पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। नंबर 1 इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड सेकंड वन इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे, मैं उसको नहीं देख रहा, टीम बहरहाल उन क्वेश्चंस को आंसर ज़रूर कर रही है। तो अगर आप लोगों के कुछ इस तरह के सवाल हैं, तो सर मैंने पिछली अटेम्प्ट में ये किया था, आप मुझे बताएँ मुझे कौन से पेपर लेने चाहिए, नई स्कीम में ये पेपर लेना चाहिए, पुरानी स्कीम का क्या इफ़ेक्ट है? तो ये तमाम सवाल अभी आपने रोक लेने हैं। अभी आपने ये क्वेश्चंस नहीं पूछने, क्योंकि इनके ऊपर बड़ी डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे और जब हम लोग एक डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन कर लेंगे, फिर उसके बाद आपका सवाल अगर कोई होगा और वो अभी तक डिस्कस अगर नहीं हुआ या उसका आंसर नहीं आया, तो फिर आप वो पूछ लीजिएगा। लेकिन अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ़ और सिर्फ़ कैफ के एरियाज़ की बात करें कि आपकी करंट एप्लीकेबल स्कीम की बात करें, जो हाथ में है उसकी बात करें, जो चीज़ हवा में है हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे। नई स्कीम अभी हवा में है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। अभी जो हमारे सामने सितंबर 2021 की जो अटेम्प्ट है, दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड एज़ पर द करंट स्कीम और करंट स्कीम का एक स्केड्यूल आप लोगों के सामने है। अकाउंटिंग के कुछ पेपर्स हैं जी, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। कलर से भी आपको पता चल जाएगा, रेड कलर मीन्स अकाउंटिंग्स या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स। ठीक है जी, मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया कि दिस इज़ ए न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। देन देयर इज़ देयर आर लॉज़। लॉज़ जो हैं वो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, बिज़नेस के लॉज़ हैं, कंपनी के लॉज़ हैं, मर्केंटाइल लॉज़ हैं, पार्टनरशिप के लॉज़ हैं। तो बहुत सारे लॉज़ हैं और ये सिर्फ़ एक ही पेपर है कैफ 3 जिसमें ये चीज़ आपको पढ़ाई जाती है। ठीक है जी, ये पेपर जो है ये थ्योरेटिकल और एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है। इसमें क्वेश्चन्स जो है वो आपसे थ्योरेटिकल भी आते हैं और कुछ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करने की तरफ भी आपसे सवाल पूछा जाता है और आपको अप्लाई करना पड़ता है। टैक्सेशन ऑन द अदर हैंड इज़ ए न्यूमेरिकल एज़ वेल एज़ ए थ्योरेटिकल पेपर। इसमें काफ़ी सारे थ्योरी के रूल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं और उनकी न्यूमेरिकल बेस्ड टेस्टिंग होती है। तो जनाब ये जो ब्लू कलर के पेपर्स हैं, ये थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर्स हैं और इनकी एप्लीकेशन बेस्ड टेस्टिंग भी हो सकती है। ऑन द अदर हैंड ये जो टैक्सेशन है, ये आपका थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर भी है और ये न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर भी है, क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल टेस्टिंग होती है। ठीक है जी? तो ज़्यादातर जो बच्चों को पसंद आते हैं वो ये अकाउंटिंग और टैक्सेशन के पेपर्स हैं। बट ऑडिट इज़ द मेन थिंग जिसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट जाने जाते हैं। तो ऑडिटिंग आपको पढ़ाई जाती है कैफ 9 में और इसके अलावा 2 एलाइड सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स को मैं एलाइड सब्जेक्ट्स इसलिए कहता हूँ कि शायद ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मेन कोर एरियाज़ नहीं हैं, लेकिन क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करते हैं कि उसको हर चीज़ का पता हो, उसको हर कॉन्सेप्ट का पता हो और ये ऑर्गेनाइज़ेशन को फ्रॉम द फ्रंट लीड आउट कर सके, उनको ऑर्गेनाइज़ेशन के हायर मैनेजमेंट पोज़ीशन पे जा सके, उसके लिए उसको इन तमाम चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि नॉर्मली मैनेजर्स को और बॉस के पास जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो जनाब ये 9 पेपर्स हैं कैफ के, जिनमें से 4 पेपर आपके न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर्स हैं और बाकी जो डिवीज़न है वो आप लोगों के सामने है। ठीक है जी? अब हम लोग बात करते हैं एक और चीज़ की, जिससे कि आपको कैफ को समझने में आसानी होगी। दैट इज़ कि जो कैफ के जो पेपर्स हैं, वो ये 9 पेपर्स हैं और इनमें से जो पेपर्स हैं वो आपके पास आते हैं, पेपर बेस्ड एग्ज़ाम्स आते हैं। पेपर बेस्ड एग्ज़ाम का मतलब ये आप लोगों ने अभी तक जो एएफसी में पढ़ा है, एएफसी में रिटन एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं। ये वाले जो सवाल एग्ज़ाम्स होंगे, ये पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे, यानी कि आपने एग्ज़ाम सेंटर में जाना होगा, वहाँ पे आपको लिख के आप इसका आंसर कर सकते हैं और ये 3 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे राइटिंग है और 15 मिनट रीडिंग टाइम है। यानी कि अभी तक जो रूल्स चल रहे हैं वो ये है कि क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया जाता है, आप 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं और उस 15 मिनट के बाद आपको आंसर शीट मिलती है और फिर आंसर शीट मिलने के 3 घंटे के बाद आपका ये एग्ज़ाम जो है ना, ये आपने उस 3 घंटे में ये करना होता है। पासिंग मार्क्स 50 हैं जी और नॉर्मली जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होते हैं, जिसे हम स्प्रिंग अटेम्प्ट कहते हैं और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होते हैं। तो यानी कि अभी आपको ये भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम्स कब होंगे सितंबर में, ये हमेशा
सितंबर के फर्स्ट वीक में और मार्च के फर्स्ट वीक यानी कि फर्स्ट मंडे से ये एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। अच्छा, अब हम लोग एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात करने लगे हैं जनाब क्या के सब्जेक्ट्स के मुतालिक, जो कि है आई कैप का एग्जाम का टाइम टेबल। हम लोगों ने बात की कि मार्च और सितंबर में एग्जाम्स होते हैं, तो ये एग्जाम्स कुछ इस तरीके से होते हैं। मंडे को मॉर्निंग में यानी कि 9 से लेकर 12:15 वाली शिफ्ट में कैफ 6 का एग्जाम होता है, और फिर उसके बाद तकरीबन पौने 2 घंटे के फर्क से इवनिंग में कैफ 1 का एग्जाम होता है। ठीक है जी, तो ये चीजें भी थोड़ी सी समझना जरूरी है कि कौन कौन सा एग्जाम कौन कौन से दिन होता है, क्योंकि आपने एग्जाम वाले दिन की जो प्रिपरेशन है या जो प्लानिंग है वो आपने उस हिसाब से करनी होती है। इससे पहले आप लोगों ने एएफसी का जो एग्जाम दिया था, तो एएफसी के एग्जाम में क्या हुआ था कि आपको बता दिया गया था कि एग्जाम की स्टार्टिंग डेट क्या है, और फिर उसके बाद आपने उस स्टार्टिंग डेट के बाद आगे नहीं पता था कि किस दिन एग्जाम होगा। वो फिर हर बच्चे की अलग अलग रोल नंबर स्लिप आती थी। अब हर बच्चे की सेम रोल नंबर स्लिप है। हर बच्चे का जिसने टेक्स्ट का पेपर देना है कैफ 6, वो मंडे को मॉर्निंग में कैफ 6 का एग्जाम देगा, और वो जहां पे भी होगा वो उसका हाल में उसको वहां पे जाना पड़ेगा, राइट। सो ये आप लोगों के सामने स्केड्यूल है। इस स्केड्यूल को भी ज़हन में रखते हैं, ताकि हम लोग अपनी कैफ की पेपर्स की प्लानिंग कर सकें कि पेपर्स किस तरीके से आते हैं, और इनको इसमें क्या क्या चीजें ज़हन में रखनी चाहिए, राइट। अच्छा जी, आप देखेंगे कि कैफ 6 और कैफ 1 ऊपर नीचे पेपर हैं, कैफ 8 और कैफ 2 ऊपर नीचे पेपर जा रहे हैं, कैफ 7 और कैफ 3 वन आफ्टर अनदर पेपर्स हैं। ठीक है जी, तो नॉर्मली आइडियल क्या होना चाहिए कि कैफ 1 और कैफ 6 के पेपर्स इकट्ठे ना दिए जाएं, कैफ 8 और कैफ 2 के पेपर्स इकट्ठे ना रखे जाएं, कैफ 7 और कैफ 3 के पेपर्स इकट्ठे ना रखे जाएं, क्योंकि इन पेपर्स में आपको जो दूसरा दूसरा पेपर है, जो सेकंड टाइम में यानी कि इवनिंग की शिफ्ट में जो पेपर होना है, उसके लिए आपके पास वक्त नहीं रहेगा। आपको इसमें दिक्कत का सामना होगा, आपको इसमें प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो यही चीजें हम लोगों ने यहाँ पे लिखी हैं। बल्कि इवन ये भी आप लोगों को ज़हन में रखना चाहिए कि फॉर एग्जांपल कैफ 2 दे दिया है आपने, और मॉर्निंग में आपका कैफ 4 है, तो कैफ 2 और कैफ 4 में भी आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है कि थर्सडे को आप शाम को एग्जाम दे के जब घर जाएंगे, और घर जाके जब आप थोड़े थके होंगे, तो फिर आपको ये वाला पेपर जो कि अगले दिन सुबह मॉर्निंग में है, उसकी प्रिपरेशन के लिए थोड़ा कम टाइम मिलेगा। तो इसमें डिफरेंट प्लानिंग हो सकती है। एक प्लानिंग तो ये है कि आप कनेक्टेड पेपर्स ना रखें। इनको हम कनेक्टेड पेपर्स कहते हैं कि 6 के साथ 1 कनेक्ट है, 1 के साथ 9 कनेक्ट है, 8 के साथ 2 कनेक्ट है, 2 के साथ 4 कनेक्ट है, 7 के साथ 3 कनेक्टेड है। तो ये जो कनेक्टेड पेपर्स होते हैं ये ना रखे जाएं। दिस कैन बी योर फर्स्ट आइडिया। लेकिन अगर आपने रखने ही रखने हैं और किसी और वजह से आपको ये रखने पड़ रहे हैं, तो फिर आपने अपनी प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि एग्जाम वाले दिन आप अवेलेबल टाइम यानी कि 2 से 3 घंटों के अंदर-अंदर पूरे सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है वो दोबारा कर सकें, उसको रिवाइज़ कर सकें। एक और बड़ी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के सामने है, वो ये है कि आईकैप के रिजल्ट ट्रेंड्स क्या हैं, कि अभी तक जो बच्चे जो ऑन एवरेज अच्छे टीचर्स से पढ़ते हैं, आपको पता है कि मार्केट में वैसे तो खैर फेसबुक पे जाएँ तो हर टीचर ही बहुत अजीम टीचर है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अच्छे टीचर्स की, तो अच्छे टीचर से पढ़ते हुए ऑन एवरेज जो हमारे आईकैप के रिजल्ट्स हैं वो आप लोगों के सामने इस वक्त नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कैफ 1 का 43% का जो रिजल्ट है, इसका मतलब ये है कि 100 में से 43 स्टूडेंट्स पास होते हैं, 57 स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास पिछली 6 अटेम्प्ट के रिजल्ट ट्रेंड्स हैं। ये ऑन एवरेज रिजल्ट्स हैं, और ये दिस कैन बी ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट whatever the population has, whatever the quality of teacher there is and whatever the quality of student there is। ये उसका एक बड़ी ट्रू रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे सामने है कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो आईक्यूआई के 6 अटेम्प्ट्स का ओवरऑल रिजल्ट 35% है, जो इस वक्त आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। दिस मीन्स कि पहली बात तो आपने ये देखी होगी कि जो एएफसी के रिजल्ट ट्रेंड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं इससे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम फंक्शनल इंग्लिश की बात करें तो उसमें पासिंग परसेंटेज जो है दैट इज अराउंड 95%, बिजनेस कम्युनिकेशन अराउंड 87-85%, आईटी 65 से लेकर 70% के दरमियान में उसका रिजल्ट होता है, क्यूएम का रिजल्ट 55 से लेकर 65 के दरमियान में होता है। लेकिन ये वाले तमाम सब्जेक्ट्स का रिजल्ट इवन उन तमाम एएफसी के एग्जाम से थोड़ा हल्का आता है। ठीक है जी, अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको मैंने रैंक कर दिया है हर सब्जेक्ट को ऑन एवरेज परसेंटेज की बेसिस के ऊपर। तो सबसे जो गंदा रिजल्ट इस वक्त आपको नजर आ रहा है दैट इज फॉर कैप 3।
सबसे बुरा रिजल्ट कैफ 3 का आ रहा है पिछली 5 अटेम्प्टों से। बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट में 31% कैफ 5 जो है वो उसका रिजल्ट आया, लेकिन इस अटेम्प्ट में भी अगर आप कैफ 3 बिजनेस लॉ का रिजल्ट देखें तो दैट इज 35%। अच्छा, अब ये जो डिस्कशन है इसका मकसद क्या है कि हम वो एरियाज आइडेंटिफाई कर सकें जो इजी हैं, जिनको पास करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। तो जनाब देखें, सबसे ज्यादा जो अच्छा रिजल्ट आता है दैट इज 42% कैफ 1 के अंदर। फिर जो दूसरे नंबर पे जो अच्छा रिजल्ट आता है, जिसका रैंक सेकंड होना चाहिए 41%, दैट इज कैफ 4। कैफ 1 कैफ 4 ये दो बड़े अच्छे हाई स्कोरिंग पेपर्स हैं। इन हाई स्कोरिंग पेपर्स को ज़हन में रखते हुए हम कुछ आगे पेपर्स की प्लानिंग करेंगे। देन वी हैव कैफ 2 कैफ 3 जिनका बुरा तरीन रिजल्ट आता है। कैफ 3 7वें नंबर पे आ रहा है as far as the ranking is concerned, तो 7 is the worst result। और उसके बाद कैफ 2 जो है वो उसका रैंक जो है वो नंबर 6 पे है। तो इसका मतलब ये है कि जो कैफ 1 2 3 है उसमें से एक पेपर ऐसा है जिसमें बहुत सारे बच्चे पास हो जाते हैं, ठीक है, और इसको पास करना इजी है। क्यों? क्योंकि टेक्निकली बच्चों का जो फोकस है वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उनको क्यूएम से मोहब्बत जो है वो शुरू से ही हो जाती है, और क्यूएम जो है वो उसको पास करने के लिए वो अपना उस तरीके से माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं कि वो न्यूमेरिकल पेपर्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, लेकिन ऑन दी अदर हैंड कैफ 2 कैफ 3 बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम रहता है। कैफ 2 इज एन लाइट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड कैफ 3 इज बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में फेलियर की एक रीजन, बहुत बड़ी रीजन ये है कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है जी। और इस चीज को आईकैप ने आइडेंटिफाई भी किया है, इस चीज को रिकॉग्नाइज भी किया है कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। इसलिए शायद जब अगली स्कीम आ रही होगी तो अगली स्कीम में क्या थ्री का सिलेबस जो है वो डिवाइड होकर दो पार्ट्स में प्लान डिवाइड करने का उन्होंने प्लान बनाया है। बट करेंटली क्या थ्री का सिलेबस जो है वो काफी बड़ा है। उसमें मर्केंटाइल लॉ है, उसमें पार्टनरशिप एक्ट है, उसमें बिजनेस लॉ, ये कंपनी लॉज हैं और बहुत सारी चीजें हैं, जिसकी वजह से ये एक डिफिकल्ट पेपर समझा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। आपके सामने रैंक्स हैं, तमाम रैंक्स को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा। यू कैन मेक योर ऑन एनालिसिस एज वेल के रिजल्ट्स के ट्रेंड्स क्या है। लेकिन जो दो तीन चीजों को मैंने डिस्कस करना था जो कि आगे हमारी फाइनल डिस्कशन के लिए, जिसमें मैं आपको पेपर्स की सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा, उसमें काफी कारगर होंगी। और वो ये चीजें हैं कि कैफ 1 का रिजल्ट सबसे अच्छा आता है, कैफ 4 उसके बाद दूसरे नंबर पे अच्छा रिजल्ट है। पहले 3 पेपर्स में से 2 पेपर्स ऐसे हैं जिनका सबसे बुरा तरीन रिजल्ट आता है। तो इन सारी चीजों को ज़हन में रखें और हम लोग इंशाल्लाह जब आगे चलेंगे तो इन प्रॉब्लम्स को कवर करने की कोशिश करेंगे कि ये रिजल्ट्स इतने बुरे क्यों आते हैं और इनको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो जनाब फाइनल प्लानिंग जो है वो आप लोगों के सामने है इस वक्त। लेकिन इस फाइनल प्लानिंग को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग एक डिटेल्ड सेशन कर रहे हैं रिगार्डिंग न्यू स्कीम के, न्यू स्कीम क्या है और उसमें क्या क्या पेपर्स है। अभी तक की जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर, और जो पिछली दफा जब स्कीम चेंज हुई थी बैक इन 2013, तो उस वक्त जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया जो चीजों को, उन सारी चीजों को मिला के वी विल बी गिविंग यू ए डिटेल्ड ओपिनियन कि जनाब न्यू स्कीम क्या है और उसको कैसे कैटर करना चाहिए। तो इसके लिए जो सेशन होगा दैट विल बी ऑन ट्यूसडे 6 अप्रैल। 6 तारीख को हम लोग ये सेशन कर रहे हैं। सेकंड टाइम तकरीबन इसी वक्त के आसपास होगा, मोस्ट प्रोबेबली एट 5:30 PM। तो जो अभी व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं जो बने हुए हैं स्पेशली फॉर कैफ प्लानिंग सेशंस, तो उनके अंदर हम लोग उस सेशन के लिंक शेयर कर देंगे। आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों को भी सेशन के लिंक्स आए तो आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप ये एसएमएस में वो लिंक आ जाएगा, तो सब लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट न्यू स्कीम क्या है। लेकिन जो मेरे पास मेजोरिटी ऑडियंस एंड 94% कैफ के स्टूडेंट्स जो कि एएफसी के स्टूडेंट जो कैफ में आ रहे हैं, उनके लिए क्या प्लान होना चाहिए ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन एक चीज और भी देखिएगा कि जो बच्चे जिन्होंने दिसंबर में अपीयर हुए और दिसंबर के बाद उन्होंने एक या दो पेपर फास्ट ट्रैक में कर लिए, उनके लिए भी मैं डिटेल से डिस्कशन बताऊंगा। इसके बाद आप लोगों के जो सवाल होंगे आप पूछ सकते। हम लोग जा रहे हैं एक आइडियल अप्रोच उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी कैफ शुरू करना है। मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आपने एक आध पेपर दे दिया हुआ है तो आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर तरह के बच्चे के लिए मैंने गाइडेंस इससे अगली स्लाइड में रखी हुई है, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ इस स्लाइड में हम उन बच्चों की बात करेंगे जिन्होंने कैफ शुरू किया है। ठीक है जनाब। तो सबसे पहले सितंबर 2021 की जो अटेम्प्ट आ रही है, आपने इसमें कैफ 1 कैफ 2 और कैफ 3 का एग्जाम अपीयर करना है।
ठीक है जी। ये बड़ी आइडियल अप्रोच है आईकैप की कि आईकैप ने जो पेपर्स रखे हुए हैं अगर हम उसको उसी तरतीब में लेके चलें तो ये सबसे अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि अगले पेपर्स जो हैं वो पिछले पेपर्स की बेस को यूज करते हुए आपको नए कॉन्सेप्ट्स डिलीवर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कैफ 5 पढ़ना चाहते हैं तो आपको कैफ 5 की समझ-बूझ कैफ 1 की समझ-बूझ ज़रूर होनी चाहिए। आपको पता हो कि बेसिक अकाउंटिंग क्या है, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द रिपोर्टिंग पेपर। क्यों? क्योंकि आपकी बेसिक्स अकाउंटिंग की ठीक है। ठीक है जी। इसके अलावा फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू स्टडी ऑडिट तो आपको अकाउंटिंग के रूल्स वगैरह के बारे में कैफ 9 अगर आपने पढ़ना है तो आपको कैफ 7 आना चाहिए, कैफ 5 आना चाहिए। ये चीजें एटलीस्ट आपने पढ़ी हो। तो ये जो पेपर की प्रोग्रेशन है ना, ये बहुत मजे की प्रोग्रेशन है। आपने इस प्रोग्रेशन को तोड़ना नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि पहले कैफ 1 2 3 ले लिया जाए, फिर उसके बाद 4 5 6 देन 7 8 9 और इस तरह से हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करते इसको कंटिन्यू करते चले जाएं। अब अगर आप पास्ट पेपर एनालिसिस को दोबारा ज़हन में लेके आए, मैं वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा सबसे पहला जो टारगेट है सितंबर 2021 का टारगेट, ये सबसे मुश्किल टारगेट है। क्यों? क्योंकि इसमें दो पेपर्स ऐसे हैं जिनका सबसे बुरा रिजल्ट आता है, कैफ 2 और कैफ 3। सही है जनाब। तो अगर हम लोग, मैं ये अक्सर बच्चों को कहता होता हूँ कि जनाब अगर हम लोग ये वाला जो पेपर है, ये वाला जो पहला हमारा बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ये जो 3 पेपर है, अगर हम ये पास कर लें तो ये पेपर तो 3 है, लेकिन मैं कहता हूं कि जिसके ये पहले 3 पेपर पास हो जाएं पहली अटेम्प्ट में, उसने आधा कैफ कर लिया है। क्यों? क्योंकि इनमें डिफिकल्ट एरियाज है। तो जनाब जो कुछ बातें हैं वो आपके सामने हैं। कभी भी ऐसे पेपर्स ज्वाइन नहीं करने चाहिए, वो बैक टू बैक है जिनको हम कनेक्टेड पेपर्स कहते हैं, जिनकी एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। फिर इसके अलावा एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्स को इकट्ठा ना दें, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा टेक्निकल हो सकते हैं। देने को दिए जा सकते हैं, इसमें कोई एबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। इसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि जब आप इस तरह से पेपर्स इकट्ठे देंगे तो ये गड़मड़ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों टेक्निकल और डिफिकल्ट पेपर्स हैं, इन दोनों को इकट्ठा नहीं देना चाहिए। कैफ 1 और कैफ 5 जो है वो क्योंकि सिमिलर पेपर्स हैं तो इनको इकट्ठे दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कैफ 1 और कैफ 5 किसी अटेम्प्ट में दे दूं, तो मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि जनाब आप जरा सोचें कि डू यू नो कैफ 1। अगर आपको कैफ 1 आता है, क्योंकि कैफ 1 मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, तो बच्चे मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर क्या मैं साथ में कैफ 5 रख लूं? तो जनाब उसका आंसर ये होगा कि कैफ 1 और कैफ 5 ये सिमिलर पेपर्स हैं। अगर आपको कैफ 1 की बेसिक्स आती हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू नो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड एवरीथिंग, तो फिर आप कैफ 5 रख सकते हैं। बल्कि कुछ एरियाज कैफ 1 और कैफ 5 में, जैसे कि ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वगैरह है, ये कॉमन है और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपको थोड़ी सी अकाउंटिंग आती है तो फिर आप कैफ 1 और कैफ 5 को जोड़ सकते हैं। बट इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज अकाउंटिंग एंड ऑल, तो फिर आपको कैफ 1 और कैफ 5 इकट्ठा नहीं रखना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ कैफ 1 देना चाहिए, फिर उसके बाद अगली अटेम्प्ट में कैफ 5 देना चाहिए एंड सो ऑन। ठीक है जी। 3 से ज़्यादा पेपर्स एक अटेम्प्ट में नहीं देने चाहिए। आईकैप के पास पेपर के ट्रेंड्स के मुताबिक भी, आई डोंट नो कि कितने लोगों ने 4 पेपर दिए, लेकिन 4 पेपर्स देने वाले लोगों में से कभी-कभार ही कोई एक बंदा पास होता है। ठीक है जी। कैफ के अंदर 4 पेपर पास करना ये वाक़ई ही सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो कि एफएससी में 1000 में से 1100 में से 1080 नंबर लेने वाले बच्चे हैं। ये उन बच्चों का काम है कि वो जनाब ये 3-3 4-4 5-5 पेपर दे के पास कर ले। पास किया जा सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। एवरेज स्टूडेंट्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। तो अगर आपने एक छोटा-सा ये टारगेट अपने पास ज़हन में रख लें कि इफ यू हैव ऑब्टेन्ड 1000 मार्क्स आउट ऑफ 1100 इन योर एफएससी, तो फिर आप 4 पेपर रख लें, मुझे उसमें कोई इतराज नहीं होगा। फिर आप 5 रख लें, मुझे उसमें कोई इतराज नहीं होगा। बट इफ यू आर बिलो दैट एवरेज, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप उस तरह के बच्चे नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली जो कि बहुत ज्यादा पेपर इकट्ठे रख के पास कर सकें। दिस इज नॉट ए डिस्करेजमेंट। ये मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं कि आपने रियलिस्टिक डिसीजन लेना है, आपने गलत डिसीजन नहीं लेना, अपने आप को ओवर जो है ना वो ओवरकास्ट नहीं करना। ठीक है जी। आपने अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं करना। इसलिए 3 पेपर एक बहुत ही आइडियल साइज होता है। ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं। एग्जाम से पहले जो है ना प्रॉपर टाइम आपके लिए होना जरूरी है। अगर आप एक या दो पेपर में फेल हो जाते हैं तो अगली दफा इमीडिएटली नेक्स्ट अटेम्प्ट में उन पेपर्स को प्लान करें। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि जनाब ये पेपर जो है ना ये मेरा फेल हो जाएगा, तो आप अभी से उसको प्लान करना शुरू कर दें। ठीक है जी। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोग आईकैप का जो रिजल्ट है वो आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो अटेम्प्ट मार्च में हुई है, इसका रिजल्ट आएगा मई के मिड में जाके। ठीक है जी। मई के मिड तक तो हम लोग रिजल्ट का वेट करते रहते हैं कि रिजल्ट आएगा सोचेंगे, रिजल्ट आएगा सोचेंगे। रिजल्ट आता है तो हम अचानक से
एक अपना प्लानिंग चेंज कर लेते हैं। वो कैसे चेंज करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, हम पकड़ते हैं जो पुराना पेपर हमारा फेल हुआ है, हम उसको दोबारा पढ़ना शुरू कर देते हैं, और जो नया पेपर आपने रखा था वो कहते हैं जी वो हम छोड़ देते हैं क्योंकि उसका तो हमने पढ़ा ही कुछ नहीं। तो 6 महीने के वक्त में से आप 2 ढाई महीने ऑलरेडी जाया कर चुके होते हैं उस पेपर के ऊपर जो अब आपने ड्रॉप कर दिया है। और इसमें कुछ कॉलेजेस का भी कसूर है कि कॉलेज वाले क्या करते हैं, जब एग्जाम आता है तो हफ्ते-हफ्ते की छुट्टी दे देते हैं जब रिजल्ट आता है। ठीक है जी, तो मेजॉरिटी आप देखेंगे कि अक्सर कॉलेजेस जो हैं वो एक वीक की छुट्टी दे देते हैं जब रिजल्ट आता है कि चलो जनाब बच्चे घर का चक्कर लगाते हैं। घर का चक्कर लगाते हैं तो फिर वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट भी ठीक नहीं आता तो घर वालों से मुँह छुपाते फिरते हैं, तो उस घर के चक्कर का फ़ायदा भी कोई नहीं होता। होना तो ये चाहिए कि जिस दिन रिजल्ट है सिर्फ़ उस दिन छुट्टी दी जाए, या उस दिन भी बच्चों को बुलाया जाए, बच्चों की काउंसलिंग की जाए, उनको गाइड किया जाए कि यार अगर तुम्हारा ये पेपर फेल हो गया है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम देखो कि तुमने पुराना कितना प्लान किया हुआ है, कितना जो अभी जो तुम शुरू से ही 3-4 पेपर लेके चल रहे थे, 3 पेपर लेके चल रहे थे, वो तुमने कैसे तुम लेके चले हो। अगर तुमने उनको ठीक से तैयारी की है तो कोई बात नहीं, ये जो पेपर फेल हो गया है, ये इससे अगली अटेम्प्ट में दे देना। ऐसे ना करो कि जनाब आप मिड ऑफ द सेशन पहुँचे और मिड ऑफ द सेशन पहुँच के आप ये सोच रहे हैं कि यार वो दूसरा पेपर तो फेल हो गया, चलो ये जो मैं पढ़ रहा था इसको छोड़ देते हैं, ये मैंने कौन-सा को पढ़ लिया है, तो वही वाला पढ़ लेते हैं, वो थोड़ा-सा पढ़ा हुआ है, बस उसमें से 3 नंबर मैंने और लेने हैं, मेरा 47 पे फेल हुआ था। तो भाई साहब जो आपका पेपर 47 पे फेल हुआ था, उसमें आपने 3 नंबर और नहीं लेने हैं, उस पूरे के पूरे पेपर के नए क्वेश्चन पेपर के अंदर से आपने 50 नंबर लेने हैं, तो फिर आप पास होंगे। 3 नंबर की गेम नहीं होती है, 50 नंबर की गेम होती है हमेशा। तो इस चीज़ को ज़रा प्लान करना चाहिए कि जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट के वीक में बहुत ज़्यादा हम गलतियाँ करते हैं। हम लोग उन गलतियों की वज़ह से हम भुगतते हैं बाद में कि हमारा जो है वो प्लानिंग ख़राब हो जाती है। आगे चलते हैं जनाब। किसी भी एक वक़्त में आपने 4 से ज़्यादा पेपर्स ओपन ना किए हों। 4 से ज़्यादा पेपर ओपन करने का क्या मतलब है? 4 से ज़्यादा पेपर ओपन करने का ये मतलब है कि आप के 4 पेपर्स ऐसे हैं जो अभी आप पढ़ रहे हैं, जिनमें अभी आपने अपीयर होना है या आप फेल होके बैठे हुए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1, 2 और 3 का पेपर दिया, उसके बाद आपने 4, 5 और 6 की प्लानिंग शुरू कर दी। जब आपने 4, 5 और 6 की प्लानिंग शुरू कर दी, 1, 2, 3 का रिज़ल्ट आया, 1, 2, 3 जो है ना वो पास ही नहीं हुआ। आपने सोचा अच्छा चलो कोई बात नहीं, 4, 5, 6 जो है ना वो मैं लेके चल रहा हूँ। तो 4, 5, 6 की तैयारी भी मेरी अच्छी है, चलो 4, 5, 6 दे देते हैं। मुझे समझ भी आ रही है 5 की भी, 6 की भी, 4 की भी, और ये पेपर जो है ये रिलेटिवली ईज़ी है पास करना भी, और इसमें अच्छे नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप अच्छे टीचर से पढ़ भी रहे हैं, तो चलो मैं ये दे देता हूँ, 1, 2, 3 छोड़ देता हूँ। आपने 4, 5, 6 दिया और उसके बाद आपने कहा चलो यार आगे वाले जो है ना वो ट्रेंड अच्छा चल रहा है तो 7, 8 और 9 पकड़ लेते हैं, 1, 2, 3 को बाद में देख लेंगे। तो एक वक़्त में आपके पास सारे के सारे पेपर ओपन हैं, आपके पास टेबल पे किताबें रखने की जगह नहीं है क्योंकि 1 टू 9 आपने सारे पेपर्स में हाथ डाला हुआ है। तो जनाब हाथ अपनी औकात के हिसाब से डालना है, आपने ऐसे नहीं करना कि हर पेपर में ही घुस जाना है और हर पेपर के बारे में ही सोचना शुरू कर देना है। ठीक है जी? तो जनाब ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पेपर की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपके लिए स्पेसिफिक रोड मैप क्या है, कौन-कौन से किस टाइप के बच्चे हैं इस वक़्त इस ऑडियंस में और उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले वो लोग जो कि हैं इस वक़्त इस सेशन में जिनको जिन्होंने एएफसी जो है वो दिसंबर में क्लियर किया था, और कैफ का कोई एक पेपर, कैफ 1, कैफ 2 या कैफ 4। कैफ 1, 2 और 4 ये 3 तरह के हम लोग बच्चों को सजेस्ट करते होते हैं कि आप इन 3 में से कोई एक फास्ट ट्रैक में दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी कि आप कितने कैपेबल हैं, कि आप वाक़ई ही 1 डेढ़ महीने में एक सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। So if yes, if you have given, if you have attempted one paper in fast track, अगर आपने AFC दिसंबर में क्लियर किया था और एक पेपर चाहे वो कैफ 1 है, 2 है या 4 है, आपने अगर वो किया हुआ है तो आपके लिए सजेस्टेड ये है कि आपने जो रिमेनिंग 3 पेपर रह गए हैं कैफ 1 से लेकर कैफ 4 के दरमियान में, उनको आपने सितंबर अटेम्प्ट में देना है। फर्ज़ करें आपने कैफ 1 दिया था, तो फिर कैफ 1 दिया था फास्ट ट्रैक में, फिर आप 2, 3 और 4 रख लें। आपने कैफ 2 दिया था फास्ट ट्रैक में, फिर आप 1, 3 और 4 रख लें। आपने 4 दिया था फास्ट ट्रैक में कैफ 4, तो फिर आप कैफ 1, 2 और 3 रख लें। ये तीनों पेपर्स आपको करने चाहिए। अब इसमें अगर आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि सर जी कैफ 2 तो खत्म हो जाएगा नई स्कीम में, तो हमें उसको पढ़ने का भी कोई फ़ायदा है? ऐसी चीज़ों के ऊपर आपने भी नहीं सोचना। ठीक है जी? इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। पहली चीज़ तो ये है कि कैफ 2, कैफ 4 समेत कोई भी पेपर खत्म नहीं हो रहा। हाँ, उसकी शेप थोड़ी-सी चेंज हो रही है। ठीक है जी? हाँ, बहरहाल इसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन हम लोग अपने ट्यूसडे वाले सेशन में करेंगे।
लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि कैफ 1, 2, 3, 4 में से कोई भी पेपर खत्म नहीं हो रहा, इनकी शेप चेंज हो रही है। और इसके अलावा हाँ, उसमें कुछ कंपैरेटिव कुछ पेपर्स को पास करने का फायदा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कैफ 3 का पेपर आपको पास करने का फायदा होगा अगर आपने कैफ 3 का पेपर पास कर लिया, व्हिच इज अ फेयरली डिफिकल्ट टास्क। हाउएवर, अगर आप कैफ 3 पास कर लेते हो तो नई स्कीम में आपको 2 पेपर्स की एग्जाम्पशन मिल सकती है। ठीक है जी, क्योंकि नई स्कीम में आईकैप ने, जैसे मैंने पहले कहा कि इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लिया है कि कैफ 3 का सिलेबस बहुत बड़ा है और उस सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। राइट, तो जनाब आप लोगों के लिए मेरी ये सजेशन है कि कैफ 1, 2 और 4 में से अगर आपने कोई एक पेपर दिया है फास्ट ट्रैक में, तो आप रिमेनिंग 3 पेपर कैफ 1 से लेकर 4 तक के दरमियान में जो है उनको ले लें। अगर आप ऐसे शदीद जज्बाती किस्म के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2 पेपर्स दिए थे दिसंबर अटेम्प्ट में, तो फिर आप कैफ 5 को साथ मिला के अपने पहले 5 पेपर्स को पूरा करें। ठीक है जी, यानी कि फर्ज करें आपने कैफ 1 और 2 दिया था, तो फिर आप 3, 4, 5 दे दें। फर्ज करें आपने कैफ 1 और 4 दिया था, तो फिर आप 2, 4, 5 दे दें। यानी कि पहले 5 पेपर्स आपने पूरे कर लेने हैं अपने। दिस इज द आइडियल स्ट्रेटजी फॉर यू। ये मेरी सजेशन है, ये मेरे प्रिंसिपल साहब की सजेशन है, डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उन लोगों की सजेशन है जिन लोगों के साथ मैं अटैच्ड हूँ। तो आप लोगों को ये चाहिए कि आप ये पेपर्स इस तरीके से करें। राइट, अच्छा, फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जो मेजोरिटी हमारे पास तादाद है जिन बच्चों की, वो है जी एएफसी मार्च 2021 में आप अपीयर हुए हैं एंड यू आर वेरी श्योर कि इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। आप कैफ 1, 2 और 3 जो है ना, इसको कंटिन्यू कर लें, इसको इसको पढ़ना शुरू करें और इनको पास करने की कोशिश कर लें एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है जी, अच्छा, आगे चलते हैं जनाब। ऐसे लोग जो मार्च 2021 में अपीयर हुए हैं लेकिन उन्होंने एएफसी के तमाम पेपर्स में अपीयर नहीं हुए, या अनफॉर्चुनेटली अभी 4-5 दिन के बाद जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आया और वो फेल हो जाते हैं किसी एक पेपर में, 2 पेपर में, 3 पेपर में, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? जितनी एएफसी के हमारे पास लोग हैं, अगर आप अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो जनाब, अगर आप नहीं, या तो सारे पेपर्स नहीं दिए या आप कुछ पेपर्स क्लियर नहीं कर सके, तो ये रूल है जो आप लोगों के सामने, आप लोगों पे अप्लाई होना चाहिए। अगर आपका जो पेपर रह गया है वो क्यूएम है, तो क्यूएम क्योंकि इन इटसेल्फ एक बड़ा पेपर है, तो आपको चाहिए कि सितंबर 2021 के लिए कैफ 1 की तैयारी भी शुरू कर दें। ठीक है जी, इसकी कुछ वजूहत है। इसकी एक वजह तो ये है कि क्यूएम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और अगर वो फेल हो गया है तो आप दोबारा, आपको उतना वक्त नहीं लगता उसको रिवीजन, उसको रिपीट करने के लिए, उसको रिवाइज करने के लिए। राइट, तो इसलिए आप कैफ 1 का पेपर ले सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि आप जून अटेम्प्ट में जब क्यूएम को अपीयर करोगे, उसमें पास हो जाओगे, तो फिर आगे आप कैफ 1 फॉर सितंबर अटेम्प्ट के लिए फास्ट ट्रैक में जाने की बजाय अभी से इसको शुरू कर दो, ताकि आपका फास्ट ट्रैक का वक्त जो है ना, वो आपको फास्ट ट्रैक वाली मेहनत ना करनी पड़े। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप इस टाइम को लेके चलोगे। ये जो अप्रोच है ना जी इन बच्चों की, जिनके बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि आपका क्यूएम रह गया है, तो आप कैफ 1 सितंबर 2021 अटेम्प्ट में पढ़ना शुरू कर दें, और क्यूएम जब पास हो जाए तो उस वक्त देख लें कि आपको क्या करना चाहिए। इफ यू थिंक कि यार मेरी कैफ 1 की तैयारी बड़ी शुरू से बहुत अच्छी चल रही थी, तो फिर आप ऐसे करें कि आप कैफ 1 का जो पेपर है उसके साथ ही आप कैफ 4 का पेपर भी उठा लें। ठीक है जी, कैफ 4 का पेपर एक ऐसा पेपर है जो फास्ट ट्रैक में बहुत इजीली किया जा सकता है। सबसे ज्यादा इजीली जो पेपर किया जा सकता है दैट इज कैफ 4। ठीक है जी, तो जिन बच्चों का क्यूएम के अलावा कुछ कोई और पेपर है, तो वो कैफ 1 और 4 अभी से शुरू कर लें। जिनका क्यूएम है, क्योंकि क्यूएम इन इटसेल्फ एक डिफिकल्ट बड़ा पेपर है, तो फिर आप जून में जाके जब आप क्यूएम में अपीयर हो जाएं, पास हो जाएं, तो फिर उस वक्त रिकंसिडर कर लें कि क्या मुझे साथ में एक और पेपर लेना चाहिए। इसलिए जब आप एक और पेपर साथ में लेंगे, तो फिर आपको चाहिए कि आप उसको कैफ 4 को उस वक्त कंसीडर कर लेंगे, जी मैं कैफ 4 लेना चाहता हूँ। अच्छा, अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जिन्होंने कोई और पेपर, जिसका क्यूएम पास है लेकिन कोई एक या दो और पेपर रह गए हैं, जैसे अक्सर बच्चों का आईटी फेल हो जाता है, बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ही थोड़े से बच्चों का फेल होता है, फंक्शनल इंग्लिश तो मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनती बच्चे का, जिसने बहुत ज्यादा मेहनत की वो फेल होने के लिए, सिर्फ उसका फेल होता है। तो अगर आपका एक या दो पेपर कोई और फेल हैं या आपने नहीं दिए क्यूएम के अलावा, तो फिर आपको कैफ 1 और कैफ 4 ये दोनों पेपर्स अभी से शुरू कर देने चाहिए। अब देखिए इसकी रीजन क्या है। इसकी रीजन पासिंग परसेंटेज है कि कैफ 1 और कैफ 4 में पासिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा है। आपको याद होगा हमने अभी इससे पहले डिस्कशन की कि कैफ 1 सबसे अच्छा रिजल्ट आता है, कैफ 4 का दूसरे नंबर पर रिजल्ट आता है। तो 1 और 4 इन दोनों पेपर्स को जो है ना वो आप लेके चल सकते हैं। तो दिस इज द सजेशन अबाउट यू गाइस। इसमें अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन है,
मैं भी क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लेता हूँ और फिर उन क्वेश्चंस को के आंसर्स मैं कर दूंगा। लेकिन एक चीज मैं आपके क्वेश्चन, आप लोग अपने क्वेश्चंस टाइप करें। एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो आप लोगों के सामने आपको नजर आ रहा है कि इस अटेम्प्ट में, ये जो सितंबर 2021 अटेम्प्ट है, इसमें आपने थोड़ा सा और ज्यादा कॉशियस होके चलना है। क्यों? क्योंकि इस अटेम्प्ट में आपके पास टाइम बहुत कम है एज कम्पेयर टू एनी अदर अटेम्प्ट। इस अटेम्प्ट में आपके पास कम टाइम है, उसकी कुछ वजूहत है। पहली रीजन ये है कि क्लास लेट स्टार्ट हो रही है। इसका क्या मतलब है? नॉर्मली मार्च अटेम्प्ट में पहले वीक में एग्जाम्स होते थे और लास्ट वीक में मार्च के अंदर ही 20-22 मार्च के आसपास क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है जी। इस दफा क्लासेस स्टार्ट नहीं हो सकी क्योंकि फिजिकल इंस्टीट्यूट्स बंद थे और शुरू से लेकर एंड तक कॉलेजेस ने कोशिश की कि यार फिजिकल इंस्टीट्यूट्स खुल जाएं ताकि फिजिकल क्लासेस हो सके, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो है ना, उसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको बहुत ज्यादा उनको खदशात हैं। ठीक है जी। जिस वजह से ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाने की बजाय कॉलेजेस अभी भी वेट कर रहे हैं कि फिजिकल क्लासेस अगर स्टार्ट हों तो ये बहुत अच्छी बात होगी, जिसकी वजह से 2-3 वीक्स ऑलरेडी जाया हो चुके हैं। अच्छा, अभी जो प्लानिंग है वो ये है कि 12 अप्रैल के आसपास जाके कहीं पे शफकत भाई बताएंगे कि क्लासेस शुरू करनी है या नहीं करनी। तो साथ ही इंशाल्लाह रमजान उल मुबारक जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। अब रमजान की अपनी बरकतें हैं। अब रमजान में भी ये सोच आती है कि यार मतलब सारी जिंदगी हम लोगों ने काम ही करने हैं, तो अभी इबादत के ऊपर जरा ज्यादा जोर होता है और एक बड़ा अच्छा माहौल भी बना होता है। तो उसमें जो पढ़ाई वगैरह है उसका टाइम कम होता है, क्योंकि गर्मियां होती हैं, आपने रोजा रखा होता है, चीजों की उतना स्टैमिना नहीं होता है। तो ये चीज जो है ये आपको तंग करेगी, आपकी प्रिपरेशन के टाइम को, आपकी स्टडी के टाइम को इफेक्ट करेगी। ईद उल फितर है, ईद उल अजहा है, मुहर्रम है, समर सीजन है। समर गर्मियों में वैसे ही बंदे को पढ़ने को दिल नहीं करता और कोविड का इफेक्ट जो है वो एडिशनल है। कोविड टेंशन, वैसे तो खैर पाकिस्तानी अवाम ने कोविड को कुछ समझना ही छोड़ दिया है। उनको लगता है कि कोविड तो बस एवं जो है ना, ये यहूदियों की साजिश है, अमेरिका की साजिश है। लेकिन ये है कि कोविड के कुछ इफेक्ट जरूर है आप लोगों के रहन सहन के ऊपर, जिसको अब हमें समझ लेना चाहिए कि ये होगा। तो इस अटेम्प्ट में आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3.5 मंथ्स हैं जिसमें कि आपने प्रिपरेशन करनी है। तो इस चीज को ज़हन में रखना पड़ेगा कि वो जो अप्रोच आपने पढ़ने में लगाई थी, वो जो स्पीड लगाई थी आपने एएफसी के अंदर, वो यहाँ पे भी आपको लगानी पड़े। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है फेलियर की, जो सबसे बड़ी रीजन है, दैट इज सेलेक्टिव स्टडी। हम एएफसी से ही एक एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं कि हम लोग सेलेक्टिव स्टडी करते हैं, सारे एरियाज को नहीं पढ़ते, जो हमारे फेलियर की सबसे बड़ी वजह है। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ये बहुत ही ऑब्वियस बात है। सब लोगों को पता है कि सेलेक्टिव स्टडी क्या होती है, लेकिन हम फिर भी इसको जो है ना वो किए जा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। दूसरी चीज, इन प्लानिंग ऑफ प्रिपरेशन, हम लोग मेजोरिटी ऑफ द टाइम शुरू शुरू के 1-2 मंथ तो इजी रहते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा यार अभी टाइम है, अभी थोड़ा सा जरा जिंदगी को एंजॉय कर लिया जाए। सेशन जैसे ही स्टार्ट होता है हम डिफरेंट टाइप की हॉबीज पाल लेते हैं। कभी हम लोग जो है ना वो वक्त जाया करने के लिए कभी कुछ कर लिया, कभी कोई गेम पकड़ ली। आजकल तो सीजन्स का जमाना है, लोग सीजन देखना शुरू कर देते हैं, मूवीज देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह की एक्टिविटीज में शुरू शुरू में हम वक्त जाया करते हैं और जब हम लोग हाफ सेशन में पहुंचते हैं तो उस वक्त हमें फील होता है कि यार अभी तक तो हमने पढ़ाई कुछ नहीं, रिजल्ट भी आ गया है। मेजोरिटी ऑफ द बच्चों के आप ये डायलॉग सुनेंगे कि यार अब रिजल्ट आ गया है, अब मैंने सीरियस होके पढ़ना है, अब मैं बड़े आराम सुकून से जो है ना वो इंशाल्लाह अपनी प्रिपरेशन पूरी कर लूंगा। तो जनाब आप लोगों को बिग थम्स अप, आपने अभी तक अपना हाफ टाइम जाया कर लिया है और उस हाफ टाइम में आपने कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी। तो दिस इज ग्रेट प्रॉब्लम हेयर कि बच्चे, क्योंकि 6 महीने का सेशन होता है, इससे पहले आप एएफसी में थे तो वो 3-4 महीने का सेशन था जिसमें बहुत कुछ पढ़ना था। तो आप एक बड़ी एक हाइपर टेंशन वाली पोजीशन में थे। आप बहुत एक्टिवली चीजों को कर रहे थे, डेली बेसिस पे आप लोग चीजों को पढ़ते थे, आप खुद बहुत ज्यादा एक्टिवली स्टडी करते थे। आपको सिलेबस वगैरह 15-17 चैप्टर जो है वो टीचर ने, जैसे क्यूएम के 19 चैप्टर्स है, तो वो आपके टीचर ने आपको 3 से 4 महीनों में करा दिए और आपने उसको कर लिए। ऑन दी अदर हैंड जब आप 6 महीने के सेशन में आते हैं, बुक के 12 चैप्टर्स हैं, आप चिल करते हैं, आप कहते हैं, आप डिवाइड करते हैं 6 को 12 पे, आप कहते हैं हर महीने 2 सेशन भी कर लिए जाएं, 2 चैप्टर्स भी कर लिए जाएं तो बहुत अच्छा होगा। और प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप मिड ऑफ टाइम पे पहुंचते हैं और लास्ट मंथ प्रिपरेशन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है जी। दिस इज ए ग्रेट रीजन ऑफ फेलियर। अच्छा जी। ज्यादातर बच्चे फोकस करते हैं न्यूमेरिकल एरियाज के ऊपर, क्योंकि क्यूएम से एक मोहब्बत डेवलप हुई होती है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के साथ, जो कि हमें इवन रिजल्ट ट्रेंड्स में भी नजर आती है कि बच्चों को न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से
पेपर करते हैं, ठीक है जी, और वो ज्यादा टाइम न्यूमेरिकल्स को ही देते हैं। इसकी एक और बड़ी रीजन ये भी है कि न्यूमेरिकल पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करने में काफी टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो इट माइट टेक 2 आवर्स फॉर यू एट फर्स्ट ट्राई, अगर आप फर्स्ट ट्राई में उस क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ज्यादा टाइम ले लेते हैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स आपके, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं या जो थ्योरेटिकल प्लस एप्लीकेशन बेस्ड या थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर्स हैं, उन तमाम पेपर्स की भी अपनी वैल्यू है, इक्वल वैल्यू है। अगर आप सारे पास कर लेंगे और आप कैफ 2 पास नहीं करेंगे तो आप जो है ना वो अभी भी कैफ आपका क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है जी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हैं। फिर सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से बच्चों के फेलियर की, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट सिवियर प्रॉब्लम हियर इज कि आप टेस्ट सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स अपने बच्चों से टेस्ट सेशंस लेते हैं। हम लोग शुरू शुरू में सोचते हैं और यार टेस्ट सेशन है कोई बात नहीं, चलो क्या हुआ। मैं एक इंस्टीट्यूट में था, वहां पे हमने फिजिकल टेस्ट सेशंस जो है ना वो कंडक्ट करवाने शुरू किए, और हमने उसका फाइन रखा ताकि बच्चे उस फाइन से डर के तो टेस्ट दे दें। और हमने एक नॉमिनल सा फाइन रखा, क्योंकि जारी बात है हर तरह के बच्चे होते हैं डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स के। तो हमने 100 रुपया एक टेस्ट को मिस करने का फाइन रखा कि बच्चा 100 रुपया दे और टेस्ट को मिस अगर वो टेस्ट नहीं देता तो उसका 100 रुपये का फाइन होगा, ठीक है। या फिर हमने ये भी किया कि आप 50 रुपए दे के अगले दिन वो टेस्ट जो है ना वो अटेम्प्ट कर सकता है। तो फाइन देने वाले बच्चों की तादाद ज्यादा थी, टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों की तादाद कम थी। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ऑनलाइन टेस्ट सी ए नोट्स के पोर्टल से हम लोग देते हैं, और उसमें हम लोग 12 टेस्ट देते हैं बच्चों को, जो कि हर वीक में एक टेस्ट होता है जिसका एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है, एक मिड टर्म होता है, एक फाइनल टर्म होता है। आप लोगों को उसका अंदाजा होगा। मैं आप लोगों के साथ उसके रियल स्टैट्स शेयर करता हूं। ऑटम 2019 में पर स्टूडेंट जो 12 टेस्ट होते थे, स्टूडेंट की अपेयरेंस थी 0.6 टेस्ट पर स्टूडेंट। क्योंकि वो ऑनलाइन टेस्ट थे, बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं थे, बच्चे अपने घरों में बैठे हुए थे। तो ऑन एवरेज बच्चों ने एक भी टेस्ट जो है ना वो नहीं दिया, ठीक है जी। यानी कि 12 टेस्ट टेस्ट के लिए एनरोल कराया और एक टेस्ट में भी अपीयर नहीं हुए। इस तरह के बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा थी। हम लोगों ने कोशिश की, बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश की, बच्चों की ऑन एवरेज टेस्ट में अपीयर होने की परसेंटेज अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे कम से कम 5-5, 6-6 टेस्ट जो है ना वो दें। क्योंकि हमने देखा कि इन्हीं अटेम्प्ट्स के अंदर जब बच्चे 6 या 6 से ज्यादा टेस्ट में अपीयर होते हैं, सिर्फ अपीयर होने की बात कर रहा हूँ, पास करने की बात नहीं कर रहा, तो ये बच्चे जो कि कम से कम 6 टेस्ट में अपीयर हुए थे, इनमें पास होने की जो रेशियो है वो 95% तक है, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहाँ से हमें पता चल गया कि फेलियर की रीजन क्या है। बच्चे फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते कि टेस्ट किस तरीके से देना है, क्वेश्चन को पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं करते, क्वेश्चन को आंसर करने की प्रैक्टिस नहीं करते। देखें, चीज समझना, चीज आना एक अलग बात है, और उस चीज का, उस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है ये एक और बात है। हम सब लोगों को पता है क्रिकेट क्रिकेट क्या है, क्रिकेट किस तरह से खेली जाती है, इसमें कितने ओवर्स होते हैं, इसके सारे रूल्स हमें पता है, बट वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इस वजह से हम क्रिकेट के अच्छे प्लेयर नहीं हैं। हम अगर समझते हैं कि हमें बहुत ज्यादा क्रिकेट का पता है, और अगर हम लोग क्रीज पे जाकर खेलने शुरू कर देंगे तो हम अच्छा खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमने खेलने की प्रैक्टिस नहीं की है। हमने सिर्फ क्रिकेट को देखा है, हमने क्रिकेट को समझा है, उसको पढ़ा है। सिमिलरली जब आप एक टॉपिक को देखते हैं, उसको समझते हैं, उसको पढ़ते हैं, दैट इज अनदर थिंग, एंड रिटन प्रैक्टिस ऑफ दैट क्वेश्चन इज अनदर थिंग। ICAP ने फेलियर की जो 5 मेजर रीजंस बताई हैं, उनमें से 4 बड़ी रीजंस आपकी रिटन प्रैक्टिस से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है जी। तो मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि आप जहां पे भी हैं, जिस जगह से भी पढ़ रहे हैं, आपको लाजमी तौर पे टेस्ट सेशन को ज्वाइन करना है। आप अपने इंस्टीट्यूट में जो भी टेस्ट चल रहा है, कंप्रिहेंसिव टेस्टिंग सिस्टम जो भी है, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। चाहे आपने उस क्लास में तैयारी बिल्कुल भी नहीं की हुई, आपको नहीं आता, फिर भी आपको टेस्ट में पेयर होना चाहिए। रिटन प्रैक्टिस नहीं है एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम की खास तौर के ऊपर। अच्छा, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि आप बच्चा जाता है, मुझे अक्सर बच्चों के मैसेज आते हैं, सर अपना कैफ वन का मटेरियल शेयर कर दे। मैं उससे कहता हूँ कि यार मेरा कैफ वन का मटेरियल मैं तुम्हारे साथ क्यों शेयर करूं? आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उस टीचर से क्वेश्चंस मांगो, उस टीचर से नोट्स मांगो, उस टीचर से प्रैक्टिस मटेरियल पूछो। उसे कहो कि मुझे बताइए मैं कौन से क्वेश्चंस करूं, क्योंकि आप उससे पढ़ रहे हो। आपको मेरे लेक्चर्स की समझ नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि आप मेरे से तो पढ़ ही नहीं रहे।
तो बताने का मकसद ये है कि हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट के ऊपर हम लोग ओपिनियन शॉपिंग करते हैं, हम हैंडआउट्स नोट्स इकट्ठे कर लेते हैं, फोल्डर्स भर लेते हैं बड़े बड़े। इवन मोबाइल में तो इस तरह डाटा को मैनेज करना और भी मुश्किल है। हम लोग जब डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, हमें लगता है कि जनाब हमने बहुत काम कर लिया, अब कल से हम लोग इस सारे डाटा को पढ़ना शुरू करेंगे, और वो कल कभी नहीं आती। हर नोट को, हर हैंडआउट्स को, हर टीचर के प्रैक्टिस मटेरियल को इकट्ठा करके अगर हमें ये लगता है कि यार अच्छा ये टीचर की जो सवाल है इसमें से नहीं तो इस टीचर के सवाल में से आएगा, ये ऐसे ही है कि आप किसी एक मेडिकल स्टोर पे जाएं और उसे जाके कहें कि जनाब मुझे बुखार है, और वो आपको 20 गोलियां दे दे। वो कहे कि अच्छा यार ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, इससे आराम नहीं आया तो इससे आ जाएगा, इससे आराम नहीं आया तो इससे आ जाएगा, किसी ना किसी दवाई से आराम आ ही जाएगा। ठीक है जनाब, तो ये इतनी ज्यादा फजूल बात है जो कि हम लोग करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े धड़ल्ले से करते हैं। जिसके पास जितने ज्यादा नोट्स होते हैं वो क्लास में उतना ज्यादा पढ़ा लिखा बच्चा कंसिडर किया जाता है। मैंने देखा है कि बच्चे क्लास में किसी और टीचर के नोट्स उठा के ले आएंगे और सरों को दिखाएंगे, ये देखो ये तुमने किया है। अच्छा, उस बच्चे को भी बेचारे को पजल कर लेंगे, उसे कहेंगे यार देखो ये बात तो सर ने बताई नहीं। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपको परेशान करती हैं। हर किसी से सजेशन लेना, बच्चे जाते हैं फेसबुक के ऊपर विच इज द बेस्ट टीचर ऑफ कैफ वन, आपको ऐसी ऐसी सजेशन मिलती हैं जो आपने कभी आज तक सुना भी नहीं होगा कि ये बंदा भी कहीं टीचिंग करता है। ठीक है जी, तो मतलब दिस इज रॉन्ग। आप हर किसी से सजेशन लेते हैं और उस सजेशन को एक जगह पे इकट्ठा करके अगर आपको ये लगता है कि आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, तो ये गलत है। हमेशा सजेशन जो आपने लेनी है वो आप अपने टीचर से लें जिससे आपने पढ़ा है। आजकल तमाम टीचर्स सारे बच्चों के लिए एक्सेसिबल होते हैं। आप टीचर से बात करेंगे वो आपको जरूर गाइड करेंगे। टीचर्स से पूछ लें, टीचर के अलावा और किसी से ना पूछें, किसी स्टूडेंट से ना पूछें, क्योंकि हर स्टूडेंट की मेंटल कैपेसिटी, हर स्टूडेंट का सोचने का तरीका, उसका पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है। हर किसी से सजेशन नहीं लें, खास तौर पे वो लोग जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन्स पे बैठे हुए हैं, उन लोगों से तो आप बिल्कुल भी मशवरा ना लें। आप अपने टीचर से मशवरा लें। टीचर जो है वो अपने पोजीशन को ज़हन में रखते हुए आपको एक अच्छा मशवरा ज़रूर देगा। लेकिन हर किसी से जो आप सजेशन लेते हैं तो वो आपके लिए जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सब्जेक्ट बेस्ड शॉर्टकमिंग की बात करते हैं। डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स की नेचर और उस सब्जेक्ट की जो नीड है उसको अगर आपको नहीं पता चलता, आप थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर्स हैं या न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर्स हैं या एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है, हर तरह के सवाल को सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट होता है। हम उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से फेलियर का सामना करना पड़ता है। ठीक है जी, हमें ये लगता है कि जो थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर्स हैं वो तो सिर्फ रटा बेस्ड पेपर है, इनको बस रटा लगाना है, ऐसा नहीं होता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करना है, जो हमारे कॉन्सेप्चुअल पेपर क्वेश्चंस होते हैं उनको तो चलो ठीक है हम अप्लाई कर देते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई सिनेरियो बेस्ड पेपर्स हैं तो वी डू नॉट नो कि ये इसको कैसे आंसर करना है। और ये कैसे पता चलेगा, जब आप हर सब्जेक्ट की नेचर को अंडरस्टैंड करेंगे। पास पेपर के ऊपर बहुत ज्यादा रिलायंस, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के फेल होने के अंदर, ये बहुत बड़ा हाथ है इस चीज का जी। और अंडर परफॉर्मेंस ऑन एग्जाम डे, एग्जाम के दिन आप ठीक से परफॉर्म नहीं करते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है। एग्जाम सेंटर में आप लेट पहुंचे, एग्जाम सेंटर में आप पहुंचे तो आपने उस दिन सुबह खाना नहीं खाया, एग्जाम सेंटर आप पहुंचे तो आप सारी रात जो है वो जाग रहे थे क्योंकि आपको आखिरी रात ही तो पढ़ना था। तो जितना मतलब अक्सर मीम आप लोगों ने देखी होंगी, मीम्स बनती रहती हैं कि जनाब जितना लास्ट दिन में पढ़ा है उतना आपने पूरे सेशन में नहीं पढ़ा होता। ठीक है जी, आपको ये सोच आ रही होती है कि जनाब अगर मुझे एक दिन और मिल जाता तो मैंने तो जनाब ये चीज भी तैयार कर लेनी थी, वो भी तैयार कर लेनी थी, वो भी तैयार कर लेनी थी। ये तमाम चीजें जो है ना ये गलत है। अगर आपको एग्जाम वाले दिन ये फीलिंग आ रही है कि यार ये मुझे अगर कुछ और दिन मिल जाता तो मैंने ये भी कर लेना था, वो भी कर लेना था, तो जनाब आपने सक्सेसफुली अपना वक्त जाया किया है। अब आपको मजीद जो है ना वो वक्त नहीं मिलेगा। जैसे अभी रिसेंट अटेम्प्ट में, मार्च अटेम्प्ट में बच्चों ने बहुत दुआएं की कि या अल्लाह हमारा एक वीक जो है ना वो आगे हो जाए। मुझे रोज मैसेजेस आते थे कि आपके स्टूडेंट्स के सर एग्जाम एक वीक आगे हुआ कि नहीं, एग्जाम एक वीक आगे हुआ कि नहीं हुआ। ये वो तमाम लोग थे, ये वो तमाम कौम थी जिस कौम को लगता था कि वो इस एक वीक में वो कर लेगी जो उसने पिछले 6 महीनों में नहीं किया। तो जनाब ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है। और एक बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि आप अपने पेपर्स इंटेलिजेंटली सेलेक्ट नहीं करते, पेपर्स के सिलेक्शन में गलतियां होती हैं। आप अपने दोस्त को देखते हैं उसने कौन से पेपर्स रखे, आप जो है ना वो पास पेपर एनालिसिस पकड़ा और आपने कहा कि जी चलें ठीक है, ऐसे पेपर्स जो इनका पास होने की परसेंटेज ज्यादा है वो जोड़ लेते हैं और इनको जोड़ के पढ़ लेते हैं। तो ये कुछ गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी है। ठीक है जी, अब इन गलतियों को किस तरीके से कवर किया जाए। सबसे पहले हमने बात की सिलेक्टिव स्टडी इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ फेलियर। तो सिलेक्टिव स्टडी ना करें,
हमने कहा कि पेपर की प्लानिंग जो है ना वो आप नहीं करते हैं। हम लोग मिड ऑफ द सेशन जाके सोचते हैं कि अच्छा यार आपसे पढ़ना शुरू करेंगे, शुरू के 2-3 महीने हम लोग ज़ाया करते हैं। तो जनाब आपको पता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। डेली बेसिस पे आपको प्लान्स बनाने चाहिए। आप अपने डेली टारगेट्स बनाएँ, वीकली टारगेट्स बनाएँ और मंथली टारगेट्स बनाएँ। फॉर एग्जांपल आज आप खड़े हैं और आप अपना सितंबर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप पहला प्लान ये बनाएँ कि आपने जुलाई के एंड तक अपना सिलेबस खत्म करना है। अब जुलाई के एंड तक सिलेबस खत्म करने के लिए आपको पहले मंथली प्लान बनाने पड़ेंगे कि पहले मंथ कौन-सा है, दूसरे मंथ कौन-सा, तीसरे मंथ कौन-सा, और डेफिनिटली ये डिपेंड करता है आपके टीचर के ऊपर कि वो आपको किस तरीके से लेके चल रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में जुलाई 31st इज द लास्ट डेट फॉर सिलेबस कंप्लीशन। ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास एक मंथली टारगेट आ गया। अब उस मंथली टारगेट को डिवाइड करें वीकली टारगेट्स में, और वीकली टारगेट्स में डिवाइड करने के बाद हर वीक का टारगेट डे वाइज टारगेट में डिवाइड करें। और अगर आप डेली पढ़ेंगे तो मतलब ये बहुत ही मतलब नॉर्मल बात है कि अगर आप डेली पढ़ेंगे तो आप बहुत इजीली अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं 6 महीनों के अंदर। 6 महीनों के अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है अगर आप परसिस्टेंट रहें। ठीक है जी। इसलिए मैं कहता हूँ कि 1 आवर पर सब्जेक्ट पर डे कीप्स द फेलियर अवे। ठीक है जी। लेकिन ये नहीं सोचना कि ये 1 आवर कब से देना शुरू किया है, लास्ट मंथ में हर सब्जेक्ट को 1 घंटा दे दिया तो फिर आपको लगता है कि वो पास हो जाएगा, फिर लास्ट मंथ में नहीं है। ये डेली बेसिस पे 1 आवर पर सब्जेक्ट पर डे विल कीप द फेलियर अवे। लास्ट मंथ प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। लास्ट मंथ जो है वो रिवीजन के लिए होना चाहिए। ज्यादातर फोकस फोकस लोगों का न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर के ऊपर होता है, ये भी नहीं करना चाहिए। इसका हर सब्जेक्ट की नेचर को अंडरस्टैंड करना चाहिए। टेस्ट सेशन में हमेशा पार्टिसिपेट करें। इवन अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है, अगर आपको लगता है कि जी आपने टेस्ट सेशन की तैयारी ही नहीं की टेस्ट की, फिर भी आप टेस्ट में हमेशा पार्टिसिपेट करें। और ये मैं मतलब आप फेल हो जाएंगे ना ज्यादा से ज्यादा, वो तो ऑलरेडी आप फेल हैं। आप जब टेस्ट में अपीयर नहीं होते यू आर ऑलरेडी फेल्ड। लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई तो करें। आप क्यों बुज़दिलों की तरह बैठे हुए हैं कि यार नहीं मैं करूँगा तो मेरी बेइज़्ज़ती हो जाएगी, वो फलाँ क्या सोचेगा और बच्चा ये कहेगा कि जनाब ये तो फेल हो गया, ये तो इतना लायक बच्चा नहीं है, ये तो बड़ा कहता है मैं बड़ा। ओ भाई उस चीज़ को साइड पे कर दें। हर बंदा जो है वो अपनी रेस खुद दौड़ रहा है, इसलिए बेहतर है कि आप हर टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। और फेलियर में शर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी? फेलियर में ये शर्म नहीं होनी चाहिए कि वो क्या सोचेगा, फेलियर में ये शर्म होनी चाहिए कि मैंने फेल नहीं होना है। ये आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए, तो फिर आप अच्छे तरीके से चल सकेंगे। क्यों? क्योंकि इफ यू वेट अंटिल यू आर रेडी यू विल नेवर गेट स्टार्टेड। ठीक है जी। ये भी एक अजीम आदमी ने कहा था कि आप हमेशा हमेशा ये सोचते हैं, जैसे मैंने बात की कि हमेशा ये सोच आती है कि यार अगर मजीद 1-2 दिन और मिल जाते ना तो मैंने सिलेबस को ऐसे मेरिट सर्टिफिकेट ही आ जाना था। तो जनाब ये वाली जो प्रॉब्लम्स है ना इनको ठीक करना है। अगर आप रेडी होने का इंतजार करते रहेंगे तो फिर आप कभी भी इसको शुरू नहीं कर पाएंगे। हर टेस्ट में पियर हो, हर टेस्ट में पियर हो। जनाब अपने जिंदगी का मकसद ही ये बना लें कि जनाब आपने ये पेपर पास करने हैं, इनको पढ़ना है। टेस्ट में अपीयर होने से आपको, अगर आप पास नहीं भी हुए तो फिर भी आपको उसमें से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है जी। हर किसी के नोट्स आपने फॉलो नहीं करने हैं। अपने टीचर के ऊपर फेथ रखें, अपने टीचर से पूछें कि क्या करना चाहिए। जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं आप उस टीचर से पूछें कि सर मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, और उस हिसाब से लेके चलें। हर किसी से सजेशन नहीं लेनी है, खासतौर पे फेसबुक के ऊपर जाके तो कभी भी नहीं पूछना कि कौन सा टीचर है। और फेसबुक के ऊपर अक्सर ये सारी पेड कंटेंट चल रहे होते हैं, आपने देखा होगा डिफरेंट जगहों पे। इवन यहाँ पे जरा अनफॉर्चुनेटली मैं ये भी कहूंगा कि टीचर्स भी जो है ना वो इस चीज में घुस गए हैं कि इसको हर है ना वो मार्केट किया जाए, इसको इन्फ्लुएंस किया जाए। लेकिन ये एक अच्छी बात नहीं है। लोगों को गलत मशवरा नहीं देना चाहिए और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलानी चाहिए। हाँ, अगर कोई पूछे कि जनाब मेहनती टीचर कौन है तो आप जरूर उसमें अपना नाम लिखवाएं कि जी हाँ जी मैं बहुत मेहनती टीचर हूँ। लेकिन मतलब ये है कि हर टीचर को मतलब गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए हर बच्चे को, और ना ही जो है ना वो मिस इन्फॉर्मेशन को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी। हर किसी से सजेशन लेने के हवाले से एक बात है कि एवरी बिग डिसीजन और डिजास्टर कम फ्रॉम टेकिंग टू मेनी सजेशंस एंड कंबाइनिंग देम एट वन प्लेस। ठीक है जी। जब भी आप ऐसा करते हैं कि बहुत सारे लोगों से मशवरा लेते हैं, आप एक गलत डिसीजन पे पहुंचते हैं। आपने ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है जी। सब्जेक्ट बेस्ड जो शॉर्टकमिंग है वो आपके सामने है कि आपको हर सब्जेक्ट की नेचर को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। मार्किंग स्कीम के ऊपर देखेंगे, मार्किंग स्कीम उसकी क्या है। एग्जामिनर कमेंट्स देखेंगे, एग्जामिनर इस सब्जेक्ट में क्या कहना चाह रहा है। एग्जामिनर कमेंट्स लोग देखते ही नहीं है,
बच्चों को पता ही नहीं है कि देयर इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज कॉल्ड एग्जामिनर कमेंट्स। मैं तो कोशिश करता हूँ कि जो भी सवाल पास पेपर के अपने नोट्स में डालूं, उसके साथ उसके नीचे उसका सोल्यूशन और एग्जामिनर कमेंट्स मार्किंग समेत स्कीम समेत लाजमी तौर पर डाल दूं। यू विल सी कि मेरे जितने भी नोट्स हैं आप लोगों को आजकल इधर उधर फ्री शेयर हो रहे होते हैं, उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि हर सवाल के साथ नीचे उसके एग्जामिनर कमेंट्स डाल दिए जाएं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चे पढ़ तो नहीं है। हर सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन लेना बहुत जरूरी है। ओरिएंटेशन में मैंने देखा है कि बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं। इवन मेरा कोर्स नियर पेयर पे पढ़ा हुआ है, तो बच्चे जाते हैं और बच्चे मॉड्यूल 1 को छोड़ देते हैं जिसका नाम है ओरिएंटेशन, और जब मॉड्यूल 2 से पढ़ना शुरू कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। बच्चा मुझसे एक ऐसा सवाल पूछता है, मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ, ओ भाई इस बात के ऊपर तो मैंने इतनी डिटेल से डिस्कशन किया, क्या तुमने ओरिएंटेशन नहीं ली? वो कहता है नहीं ली। तो जनाब इस तरह की स्टडी का कोई फायदा नहीं है। इफ यू डोंट नो कि आपने जाना किधर है, तो फिर आप उसको कैसे कर पाए? ठीक है जी। ये भी ना सोचें, ये भी ना समझें कि ये जो पेपर्स हैं ये रटा बेस्ड पेपर्स हैं। फोकस करें, माइंड मैप्स क्रिएट करें, स्टूडेंट स्टडी नोट्स वगैरह, शॉर्ट नोट्स वगैरह क्रिएट करें। इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है जनाब। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं अब आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ। ये एक बड़ी सीरियस डिस्कशन है, एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, जो कि हमारी ओवरऑल ना सिर्फ हमारी सोसाइटी के एजुकेशनल एक्सपर्टीज को, सोसाइटी के एजुकेशनल कैपेबिलिटी को ख़राब कर रही है, बल्कि और भी बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, इम्पैक्ट्स हैं इस चीज़ के हमारे स्टूडेंट्स के माइंडसेट के ऊपर, स्टूडेंट की फोकस के ऊपर और स्टूडेंट के कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। और वो है जनाब आपका बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल। ठीक है जी। आप बहुत सारे बच्चे अपने मोबाइल्स, क्योंकि हर बच्चे के पास मोबाइल है और हर बंदा जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और इस तरह की चीज़ें। उसके बाद ये टिकटॉक आ गया और पता नहीं क्या-क्या। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, जिसकी वजह से एक बहुत ही ज्यादा कंसिडरेबल विजिबल डिक्रीज इन कैपेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट ऑब्जर्व किया गया है। और ये हम लोग टीचर्स के अंदर, टीचर्स के ग्रुप के अंदर इस चीज की बड़ी तशवीश पाई जाती है कि क्यों हर सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले से ज्यादा निकम्मे होते जा रहे हैं। हमने देखा है ओवर द लाइफ, जो सीनियर टीचर्स हैं जब उनसे डिस्कशन होती है, दे हैव शेयर्ड कि पहले स्टूडेंट्स अच्छे होते थे, अब स्टूडेंट्स की क्वालिटी, स्टूडेंट की माइंड की कैपेबिलिटीज आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही हैं। और मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का इस्तेमाल और एक्सेसिव यूज खास तौर के ऊपर सोशल मीडिया का, ये इसकी एक बहुत बड़ी रीजन है। ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो हैं वो अपनी फेसबुक के ऊपर उन्होंने प्रेजेंस रख ली है। फेसबुक को एक मार्केटिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हैवी मार्केटिंग जो है, हैवी कॉस्ट लगाते हैं मार्केटिंग की सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो एक अलग चीज है। ठीक है जी। दे वांट के लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लोग जाएं, लोग फेसबुक के ऊपर जाएं और जाके पूछें अच्छा टीचर कौन है, वो फेसबुक पे जाए, उनको डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की मार्केटिंग नजर आए, और वो एक बिजनेस है और सब लोग इसको जो है ना वो देखते भी हैं कि यार ये क्या इशू आ रहा है। ठीक है जी। अप टू सम एक्सटेंट दिस इज करेक्ट कि आप लोगों को अपने मैसेजेस पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया के पॉजिटिव जो यूज है उसमें ये यूज भी है कि आप लोगों को अपना मैसेज पहुंचाते हैं, बट आप उसके साथ क्या ले रहे हैं, आपको उसके साथ क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे ठीक किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से हर कैफ के बच्चे को ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए, ये डिस्कशन उसके माइंड में ज़रूर जानी चाहिए, उसको पता हो कि ये जो चीज़ है सोशल मीडिया, इसका एक्सेसिव गलत यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब आप इसका गलत यूज़ करेंगे तो ये चीज़ आपकी कैपेबिलिटीज़, मेंटल कैपेबिलिटीज़ को इफ़ेक्ट करेगी और इससे आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स में इजाफा होगा और बहुत सारी इश्यूज हैं जिनको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इविल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव सोशल मीडिया यूजेज के टॉपिक के अंदर सबसे पहली बात यह है कि स्टूडेंट्स का फोकस खत्म हो गया है। स्टूडेंट कैन नॉट रिटेन इंफॉर्मेशन क्योंकि उनके पास डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। आप जरा सोचें कि आप मोबाइल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर लोगों के स्टेटसेस देख रहे हैं, लोगों की पोस्ट देख रहे हैं, आप एक अपने थंब के स्वाइप से अगली स्टोरी आपके सामने आ जाती है और आपके पास सामने इतनी बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, इतनी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है कि आपका दिमाग एक दफा एग्जॉस्ट हो जाता है। यू कैन नॉट मेक योर फोकस, आप फोकस नहीं कर पाते हैं, आप इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गई है।
आपने देखा होगा, बल्कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने क्या देखा होगा, आपने ऐसे किया होगा, मैंने एज अ टीचर ये ऑब्जर्व किया है कि बच्चे क्लास में आके बैठते हैं तो आके फौरन से फेसबुक चला लेते हैं कि यार इसमें पता नहीं क्या हो रहा है। बच्चों का फोकस खत्म हो गया। क्लास में हम लोग एक क्लास में तकरीबन 15 दफा अपना मोबाइल ऑन करके देखते हैं कि मोबाइल पे फेसबुक पे क्या चल रहा है, व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, मुझे किसी का मैसेज तो नहीं आया, एंड सो ऑन। ये डिस्ट्रैक्शन है जो कि मैंने क्लास में ऑब्जर्व किया है। मैंने एक जगह क्लास में कहा कि स्टूडेंट गेट्स टू बोर्ड टू अर्ली इन द क्लास। उसकी वजह ये थी कि बच्चे क्या करते हैं, वो आते हैं, वो देखते हैं अच्छा पता नहीं टीचर ने क्या बातें करनी शुरू कर दी हैं, और फिर जो है वो अपना मोबाइल ओपन कर लेते हैं या फिर इधर-उधर देख लेते हैं, मोबाइल पे गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जनाब आपका फ़ोकस कम हो जाता है, आप ठीक से फ़ोकस नहीं कर पाते हैं चीज़ों के ऊपर। देन देयर इज़ अनदर थिंग व्हिच इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक पॉजिटिव एट्रिब्यूट समझा जाता है कि जो बंदा मल्टीटास्किंग कर सकता है वो एक अच्छा बंदा है, वो ज़्यादा टैलेंटेड आदमी है। मल्टीटास्किंग इज़ ए मिथ, इट इज़ ए लाई। यू कैन नॉट मल्टीटास्क। आप एक वक्त में एक से ज्यादा चीजें जब आप करने लगते हैं स्टडी के अंदर, इवन इन योर प्रोफेशनल लाइफ, इट इज गोइंग टू हार्म योर प्रोडक्टिविटी। मल्टीटास्किंग झूठ है, मल्टीटास्किंग कुछ नहीं होता। मल्टीटास्किंग दरअसल एक ही वक्त में एक से ज्यादा काम करने को कहते हैं, और जब आप एक से ज्यादा काम करना चाहते हैं तो फिर आप एक काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं, आप स्पेशलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। तो मल्टीटास्किंग जो है वो स्पेशलाइजेशन का इन्वर्स समझा जाता है। बच्चे क्या करते हैं, वो एक ही वक्त में क्लास ले रहे हैं, साथ में वो क्या कर रहे होंगे, वो फेसबुक के ऊपर अपने स्टेटस भी चेक कर रहे होंगे, साथ में टीचर की बात भी सुन रहे हैं और साथ में व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी कर रहे हैं। इसको मल्टीटास्किंग करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आपने डिफरेंट टैब्स ओपन की हुई हैं, साथ में टीचर की बात सुन रहे हैं। जैसे अभी भी आई कैन सी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने स्क्रीन नीचे की हुई है और कोई और चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि उनको स्लाइड पे तो कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नज़र नहीं आ रही। उन्होंने मेरी आवाज़ सुननी है कि मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात ना कर दूँ। लेकिन वो साथ-साथ में या तो गेम खेल रहे हैं या साथ-साथ में व्हाट्सएप चला रहे हैं या फेसबुक चला रहे हैं। तो दिस इज़ रॉन्ग। ये आपकी फ़ोकस को ख़राब करती है, ओवरऑल आपके स्टडी के फ़ोकस को ख़राब करती है। बच्चे मास्टर ऑफ डिजिटल सोशलाइज़ेशन बन जाते हैं, ठीक है जी। बच्चों आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे होंगे जो बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं फेसबुक के पोस्ट में, जो व्हाट्सएप के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन पर्सनल सोशलाइज़ेशन स्किल्स उनकी बहुत ही डाउन होती हैं। जब वो पर्सनली किसी से मिलते हैं, दे दे हैव लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। उसकी वजह ये है कि वो उन्होंने अपना एक सोशल सर्कल जो है वो डिजिटल साइट पे क्रिएट कर लिया होता है, ठीक है। और उसके बाद वो पर्सनल सोशलाइजेशन या फिजिकल सोशलाइजेशन जब करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उस वक्त ठीक से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है जी। सबसे बड़ी सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो ये है कि जब आप सोशल मीडिया पे आपका जो लैक्स एटीट्यूड है, आपका जो रिलैक्स्ड एटीट्यूड है या ऑटो करेक्शन है, इन सारों की वजह से आपकी राइटिंग स्किल्स जो है वो तबाह व बर्बाद हो गई हैं। वही हम लोग तो रोमन इंग्लिश लिखना शुरू कर देते हैं, हम उर्दू को इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स के साथ, तो बस फिर उसके बाद हमारे स्पेलिंग कभी सारी ज़िंदगी ठीक नहीं होता है। आजकल के ज़माने में जितना स्पेलिंग और ग्रामर का मसला है, उससे पहले कभी नहीं आया। उसकी वजह ये है कि हम सोशल मीडिया पे इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी राइटिंग स्किल्स जो है वो खराब होती जा रही है। ठीक है, अब आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग थोड़े सीवियर इश्यूज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। एक एनोनिमिटी आपके पास आ जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन हर स्टूडेंट का एक फेक अकाउंट होता है, और वो जो है वो डिफरेंट टाइप के नामों के साथ, डिफरेंट फेक अकाउंट्स के साथ एक-दूसरे को तंग कर रहे होते हैं। ये जो एनोनिमिटी है, दिस अलाउज़ यू टू डू थिंग्स जो कि आप शायद अपने पर्सनल अकाउंट से नहीं करते, ठीक है? या आप फिज़िकली नहीं करते। इसके साथ-साथ आपकी फिज़िकल प्रेज़ेंस जो है वो नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर बच्चे जो है ना वो कुछ फीमेल्स को तंग करते हैं, तो आप शायद फिज़िकली तंग नहीं करेंगे उन्हें, उनके पीछे नहीं जाएँगे, उनको छेड़ेंगे नहीं, उनको आवाज़ नहीं लगाएँगे, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, फ़ेसबुक पे जाके उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। ठीक है जी? व्हिच इज़ एज़ बैड एज़ डूइंग सम फिज़िकल पुटिंग। लेकिन हम लोगों को लगता है कि यार अच्छा ठीक है, किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना इज़ सेफ। हाँ, उसका पीछा करना या उसको आवाज़ लगाना ये बुरी बात है। ये दोनों सेम तरह की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन में हमारे पास फेक अकाउंट्स आ गए हैं, हम लोग फिज़िकली वहाँ पे प्रेज़ेंट नहीं है, तो हम ऐसी बातें भी कर जाते हैं जो कि शायद हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी? इसके अलावा कुछ और इश्यूज़, आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, इवन पर्सनल ग्रुप्स में बच्चियाँ अपने पर्सनल फैमिली के ग्रुप्स बना लेती हैं और उसमें कोई ना कोई चीज़ शेयर कर देती हैं।
तो इस तरह की जो चीजें हैं ये लीक हो सकती हैं। ये किसी एक बंदे के मोबाइल में आपने अगर एक पर्सनल फैमिली का ग्रुप बनाया हुआ है, तो 15 बंदों के मोबाइल्स हैं, हर बंदे के साथ जो है ना वो उनके मेल काउंटर पार्ट है, दे कैन सी कि आप उस फीमेल वाले ग्रुप में क्या शेयर कर रहे हैं। ठीक है जी, इवन आपको लगेगा यार ये तो फीमेल ओनली ग्रुप है, या ये व्हाट्सएप का स्टेटस ऐसा है जो कि सिर्फ मेरे फ्रेंड्स को नजर आएगा, बट विच इज अनफॉर्चुनेटली नॉट ट्रू। आप कोई भी चीज शेयर करते हैं, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन आप जब शेयर करते हैं, पिक्चर शेयर करते हैं, दैट एंड गो बियॉन्ड दैट पर्सनल ग्रुप जिसके अंदर आपको आपने चीजें शेयर की हुई हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि स्टूडेंट नेगेटिविटी अब्जॉर्ब करते हैं जो सोशल मीडिया पे आ रही होती है। आप देखेंगे सोशल मीडिया पे और फेसबुक वगैरह के ऊपर या ट्विटर या इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर कुछ अगर आपने नेगेटिविटी अब्जॉर्ब करनी है, जैसे हमारे पास हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पॉलिटिकल नेगेटिविटी है। हम लोग एक दूसरे को बहुत बुरा समझते हैं, इवन गालियां देने तक आ जाते हैं। इवन शायद वो लोग जिनकी वजह से हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं वो एक दूसरे के रिश्तेदार हो, एक दूसरे के साथ रहते हो, एक दूसरे के साथ खाना पीना करते हो, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ इस तरह से लड़ रहे होते हैं कि जैसे वो हमारे लिए दीन और ईमान का मामला है। ठीक है जी। तो नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे आती है, हम उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। कहीं अनफॉर्चुनेटली दुनिया में कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो हम लोग उसकी वजह से टेंशन में आ गए हैं। कहीं कोई किसी के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, आप जो है ना वो उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, एंग्जाइटी आती है, डिप्रेशन आता है इस तरह की चीजों से कि यार ये दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है जी। तो इस तरह की चीज़ों को की वजह से हम लोगों का जो है ना वो पर्सनल जो डिप्रेशन है, एंग्जायटी आती है, आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इवन कुछ आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, स्टमक एक है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स है, इस तरह की चीज़ें जो है ना ये आ सकती हैं। बहुत डिटेल से मैं इसके ऊपर बात करना चाहता था, आज मौका मिला है, कुछ थोड़ी-सी ऑडियंस भी मिल गई है, जो कि सोच रही है कि पता नहीं ये सर क्या करना चाह रहे हैं हमारे साथ, लेकिन मैं अपनी बात पूरी करके ही दम लूँगा। अच्छा, अगली जो प्रॉब्लम है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि लोगों में नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज आ जाती है। अब इसका क्या मतलब है? मुझे याद है कि जब नया-नया सेल्फी का ज़माना शुरू हुआ था, तो हम लोग कहते थे, "यार, ये क्या पागल लोगों का काम है।" ठीक है जी, अपनी तस्वीर ले लें और अपनी तस्वीर जो है ना, वो अकेले ही जो है ना, वो मुस्कुरा-मुस्कुरा के कभी ऐसे करके, कभी वैसे करके तस्वीर ले लें। तो आहिस्ता-आहिस्ता लोग अपने अंदर ही क्लोज़ होते चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले लोग एक दूसरे के साथ सोशलाइज किया करते थे, अब वो एंटी सोशल बिहेवियर में आ गए हैं, लोगों में अग्रेशन आना शुरू हो गया है। आप देखें जरा सी बात होती है, मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है। ठीक है जी, लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। कभी किसी की बाइक निकालने पे लड़ाई हो जाती है तो वो गोलियां मार के बंदे ही खत्म कर देते हैं। ठीक है जी, कभी किसी को किसी के साथ, जैसे भी आपने देखा रिसेंटली स्कूल कॉलेजेस में एक एक बहुत बड़े कॉलेज में इस तरह से प्रॉब्लम हुई कि उसने बच्चे ने गोली मार के दूसरे बच्चे को मार दिया। सो द थिंग इज कि ये इतने सारे इतनी अग्रेशन कहाँ से आती है? ये अग्रेशन जो है ये सोशल मीडिया से आती है। जब आप सोशल मीडिया में अग्रेशन वाले गुस्से वाले पोस्ट देखते हैं तो वो आपकी लाइफ में भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी स्टडी भी अफेक्ट होती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर नॉर्मली अगर हम पॉजिटिव साइड को देखें तो लोग अपने लाइफ के हाइलाइटेड इंस्टेंसेस जो हैं वो शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी बहुत जगह अच्छी जगह पे जाके खाना खा रहा हूँ तो मैं उसकी तस्वीर शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, और लोगों को बताऊंगा कि यार देखो ये। इसी तरीके से अगर मैं एक बंदे का दोस्त हूँ, फॉर एग्जांपल असलम का मैं दोस्त हूँ और असलम के 4 दोस्त जो हैं वो डिफरेंट जगहों पे खाना खा के उन्होंने तस्वीरें शेयर कर दी, असलम भाई ये अपनी फेसबुक देख रहे हैं, तो उनको नजर आएगा कि यार ये जहाँ ज़ैद भी बड़ी अच्छी जगह पे खाना खा रहा है, ये फलां भी बड़ी अच्छी जगह पे खाना खा रहा है, ये फलां भी बड़ी अच्छी जगह पे खाना खा रहा है, और मेरे घर में क्या पका हुआ है, भिंडी। इसका मतलब ये है कि मेरी लाइफ इन लोगों के मुकाबले में बिल्कुल खराब है। ठीक है जी, और मैं इन लोगों से एक लो लाइफ गुजार रहा हूँ। देखो ना ये कितना अच्छा खाना खा रहे हैं, ये वहाँ से खाना खा रहा है, ये वहाँ से खाना खा रहा है। अच्छा, अब हो सकता है कि अगले 15 दिन तक वो 5 के 5 दोस्त इंक्लूडिंग जहाज़ेब साहब जो है उनको घर में टिंडे पक के मिल रहे हो कि भाई ये टिंडे खाओ। लेकिन क्योंकि मेरी लाइफ का एक हाइलाइटेड इंस्टेंस था और वो ये था कि मैंने एक बड़ी अच्छी जगह से खाना खाया और मैंने उसको उठा के फेसबुक पे डाल दिया, जिससे कि लोगों के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है। आप एक अच्छी जगह पे घूमने गए हैं और 15 और लोग उस अच्छी जगह पे घूमने गए हुए हैं, और डेली बेसिस पे मेरे एक दोस्त को स्टेटस में नजर आता है कि यार ये बंदा भी मरी घूम आया, ये बंदा भी इस सीजन में मरी घूम आया, ये बंदा भी इस सीजन में मरी घूम आया है, और मेरे काम ही खत्म नहीं हो रहे। ये जो चीज है ना ये बंद लोगों के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ना वो डालती है। हो सकता है कि वो लोग 2 साल में एक दफा मरी घूमने जाते हो और आप 2 साल में आप भी एक दफा मरी घूम आते हो।
लेकिन क्योंकि आप उस वक़्त घर में बैठे काम कर रहे थे, अपने कपड़े धो रहे थे, जब आपका दोस्त मरी घूम रहा था, तो आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। दिस इज़ रॉन्ग। ये चीज़ जो है ये नहीं होनी चाहिए। ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो कि आपकी लाइफ़ में आ जाते हैं। ठीक है जी? अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जो चीज़ भी आप फ़ेसबुक पे डालते हैं, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन जाती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक वाक़या है। मेरा एक दोस्त था, वो एक जगह पे इंटरव्यू देने के लिए गया, तो उन्होंने इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू से पहले उसकी फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल ओपन करके देखी और उसमें देखा कि उसने किस तरह से पोस्ट की। उसकी कुछ पोस्ट ऐसी थी कि जो बहुत ही ज़्यादा एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट थी। तो उस वजह से उसको उस जॉब से रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खिलाफ था, एक ख़ास किस्म की पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट था और जबकि जो आगे सामने बंदे बैठे थे, वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है जी? अब यहाँ पे मतलब ये हो सकता है कि ये बंदा ठीक है, ये गलत है। आप जब डिफरेंट टाइप की आइडियोलॉजीज़ को फ़ेसबुक पे शेयर करते हो, तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। दिस मीन्स कि आप इस तरह के बंदे हो। मैं जब किसी बंदे को हायर करूँगा अपने ऑफ़िस में, तो आई विल सी कि यार वो फ़ेसबुक पे किस तरह की पोस्ट शेयर करता है। हर अच्छा एम्प्लॉयर ये देखता है कि आपकी फ़ेसबुक के ऊपर जो है ना वो किस तरीके से क्या प्रेज़ेंस है। जैसे मैंने जिस फ़ॉर्म में मैंने आर्टिकल्स किए, उस फ़ॉर्म में हम लोग देख रहे थे कि किन बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए। उसमें से एक बच्चे का जो क्या नाम है उसका जो ईमेल आईडी था दैट वाज़ जस्ट लाइक प्रिंस चार्मिंग और ये कुछ इस तरीके से उसका ईमेल आईडी था। तो पार्टनर ने कहा यार ये बच्चा तो अपने ईमेल आईडी बनाने के लिए सीरियस नहीं है। तो इस तरह के बच्चे में तो डिफरेंट टाइप की जो है ना वो स्टीरियोटाइपिंग्स आप समझते हैं स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है कि एक डिफरेंट एटीट्यूड की बेस के ऊपर हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम्स होंगी। तो उस बच्चे को हमने फॉर द टाइम बीइंग साइड पे कर दिया कि यार इसको बाद में बुलाएँगे, पहले थोड़े सीरियस बच्चों को बुला लेते हैं। तो ये वाली चीज़ जो भी आप फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, जो भी आप इधर-उधर पोस्ट करते हैं, आपकी आइडेंटिटी बन जाती है एंड आप इसकी वजह से पुकारे जाते हैं, आप इसकी वजह से रेफर किए जाते हैं कि आपके माइंड में तो ये चीज़ है और आपके ज़हन में ये बात है। ठीक है जी? हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया बेस्ट प्रैक्टिसेस आप करें। सोशल मीडिया बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या-क्या हैं? सबसे पहले अपना फ्रेंडशिप सर्कल छोटा रखें और अपनी सोशल स्टेटस के लोगों के दरमियान में रहें। बहुत ज़्यादा अमीर लोगों के साथ या बहुत ज़्यादा गरीब लोगों के साथ दोस्ती करना बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है क्योंकि आप उनकी लाइफ़ में जो कुछ हो रहा है उसका इम्पैक्ट अपनी लाइफ़ पे लेते हो। हर चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आ रही है, आप अच्छी जगह पे खाना खा रहे हैं, आपकी लाइफ़ में कोई पॉज़िटिव मोमेंट आया है, आप कहीं घूमने चले गए हैं, उसको उसके बारे में ब्रैग करना ज़रूरी नहीं है। उसके ऊपर जो है ना वो आप ज़रूर शेयर करें इफ यू हैव सम गुड न्यूज़ लेकिन आप ये ज़रूर ज़हन में रखें कि दोज़ हू डू नॉट हैव दिस गुड न्यूज़ उनको बुरा मैसेज ना जाए, उनको इन्फीरियरिटी फीलिंग ना हो, उनके लिए जो है ना वो लाइफ़ डिफ़िकल्ट ना हो। आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हमेशा पर्सनल रखें, अपनी तस्वीरें गर्ल्स शेयर ना करें, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप हर जगह पे अपनी पिक्चर्स या अपनी पर्सनल पिक्चर्स या अपने टिकटॉक तरह की वीडियोज़ बना के शेयर करते रहें, ये ज़रूरी नहीं है। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ज़्यादा रेलेवेंट भी नहीं हो सकता। सोशल मीडिया के ऊपर जो आप वक़्त गुज़ारते हैं उसको कम करें, आप डिफरेंट टाइप की ऐप्स इस्तेमाल करें, ऐसी ऐप्स होती हैं जो कि ये बताती हैं कि आपने कितना जो है ना वो कोई सोशल मीडिया यूज़ किया है डिफरेंट टाइप की यूज़फुल ऐप्स को यूज़ करें, उधर शिफ्ट हों, सोशल मीडिया को छोड़ें, मोबाइल की टाइम ट्रैकिंग ऐप्स इंस्टॉल करें, जिससे अब आपको पता चलेगा कि आपने कौन-सी ऐप कितनी देर चलाई है, जिससे कि आपको मदद मिलेगी कि आप अपना सोशल मीडिया के ऊपर जो वक़्त है उसको कम कर सकते हैं। कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ डेवलप करें, कुछ दोस्तों के साथ घूमने-फिरने के प्रोग्राम बनाएँ वक़्तन-फ़वक़्तन बनाते रहें क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है जनाब, तो इस चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था बड़ी देर से ऑल्दो कि हमारा सेशन 6:30 बजे तक का था। लेकिन मैंने इसके ऊपर जो है ना वो कोशिश की कि आपको डिटेल से गाइड किया जाए कि इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। एक स्टूडेंट ने कहा जी सेम प्रॉब्लम यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इज़ बीइंग फेस्ड ड्यूरिंग द ऑनलाइन लेक्चर्स। जी बिल्कुल, ये बात मैंने बताई कि होता ये है कि बच्चे जब क्लास ले रहे होते हैं साथ में ही जो है ना कोई और टैब में फ़ेसबुक ओपन कर लेते हैं या कोई और इस तरह की अगर आपने लाज़मी तौर पे इन चीज़ों को यूज़ करना है, तो आपको लगता है कि कुछ और चीज़ भी चाहिए, तो आप अपनी
इस्तेमाल को शिफ्ट करें यूजफुल ऐप्स की तरफ। बहुत सारी यूजफुल ऐप्स हैं, आप जाएं तो सही प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे एप्पल के आप सर्च करें, आपको बेतहाशा एप्लीकेशंस मिलेंगी जो कि आपकी जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन ब्रेन टीजर्स हैं, गेम्स हैं, डिफरेंट टाइप की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अब अगर आप देखें अकाउंटिंग के हवाले से, आपको अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से मुतालिक डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू बेस्ड एप्लीकेशंस मिलेंगी। अकाउंटिंग एमसीक्यू लिख के सर्च करें, आप हैरान रह जाएंगे कि अकाउंटिंग एमसीक्यूज के ऊपर कितनी सारी एप्लीकेशंस बनी हुई हैं। आप क्यूएम अगर पढ़ रहे हैं तो क्यूएम में आप प्रोबेबिलिटी टेबल या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर जब आप उसके ऊपर जाके सर्च करेंगे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि आपको कितनी टाइप की किस किस तरह की एप्स वहां से मिल सकती हैं। तो बजाय इसके कि हम उन एप्स को इस्तेमाल करें, हम फजूल एप्स यूज करते रहते हैं जिनसे कि हमें नुकसान होता है। सर कैफ फोर के अच्छे टीचर कौन है? देखें, टीचर और ऑनलाइन या फिजिकल या इस तरह के सवाल हम लोगों ने सेशन में डिस्कस नहीं करने हैं। आप देखें कि कोई किसी भी इंस्टीट्यूट में, आप जब भी किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं या देखते हैं कि एक अच्छा टीचर कौन है, तो आप देखें कि वो किस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट की एक अपनी एक एक्सपीरियंस होता है, हर इंस्टीट्यूट का अपना एक नाम होता है, और उस इंस्टीट्यूट में कभी भी ऐसे टीचर्स को नहीं रखा जाता जो कि पूरा अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ ज़हन में रखें कि इंस्टीट्यूट को देखें कि व्हाट इज़ द इंस्टीट्यूट जिसमें आप जा रहे हैं, और उस इंस्टीट्यूट के साथ कौन-कौन से लोग अटैच हैं। ठीक है? जिससे आपको अच्छे टीचर की पहचान खुद ही हो जाएगी। एएफसी के अगर कुछ पेपर रह जाएँ तो कैफ की बुक मिल जाती है आफ्टर रिजल्ट? मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन आप आईकेआर की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे चैट की ऑप्शन होती है, आप वहाँ पे चैट करके यही सवाल पूछ सकते हैं। सर एज एन एएफसी स्टूडेंट वेटिंग फॉर रिजल्ट, व्हेन शुड आई डू पीसीएसई एंड डब्ल्यूएसटी? देखें, पीसीएसई और डब्ल्यूएसटी अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कोशिश करें कि कैफ के एंड पे ही जाके ये दोनों चीजें करें। अभी आपको वैसे तो आजकल तो पीसीएसई कहीं से किया भी नहीं जा सकता क्योंकि ये फिजिकल कोर्स और फिजिकल इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, लेकिन अगर आप पीसीएसई और राइटिंग स्किल टेस्ट करना चाहते हैं तो कैफ के बिल्कुल आखिरी पेपर्स के आसपास जाके करें जब आपके पास एक दो पेपर्स रह जाएंगे। कैफ 1 2 3 वाला जो एरिया है इसके ऊपर तो आपने बहुत ही डिटेल से जो है ना फोकस करना है। आप इसके दौरान तो कोई और काम ना करें। 1 2 3 जैसे मैंने कहा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर आपने ये पास कर लिया तो आपने आधा कैफ क्लियर कर लिया। इसके दौरान कुछ ना करें। आगे 4 5 6 जब आप कर रहे हैं, जब आपके पास एंड पे एक या दो पेपर रह जाए, उस वक्त उसी अटेम्प्ट में साथ में आप राइटिंग स्किल या पीसीएसई कर लें। ठीक है जी। राइटिंग स्किल जो है क्योंकि हर 3 महीने बाद एग्जाम होता है, तो कोशिश करें कि आप इसको जून वाली अटेम्प्ट में या दिसंबर वाली अटेम्प्ट में राइटिंग स्किल कर लें, क्योंकि उस वक्त आपका एएफसी का जो सेशन है वो तकरीबन मिड हुआ होता है। ठीक है जी। सर पीसीएससी की भी अलग अटेम्प्ट काउंट होगी? जी नहीं, अटेम्प्ट काउंटिंग जो है वो अलग नहीं होगी। वो आपकी असल में जो आपकी होती है जिसे हम कहते हैं एफटीएस नंबर, वहां से काउंटिंग होती है कि एफटीएस से लेकर अभी तक कितना वक्त गुजर गया है, वो आपकी अटेम्प्ट्स होती हैं जो कि फर्म के प्रोस्पेक्टिव से होती है। ठीक है जी। सर प्लीज गाइड हाउ वी रिड्यूस सोशल मीडिया यूज हु एडिक्टेड टू इट? देखिए जी, सबसे जो ये जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन नजर भी आ रही है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने लिखी हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि एक दिन आप उठेंगे तो आपको उस बीमारी का आराम आ चुका होगा, जो बीमारी आपको लगता है कि आप एडिक्टिव हैं सोशल मीडिया के ऊपर। छोटे छोटे स्टेप्स में आपको ये चीज छोड़नी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अपने टाइम को रिड्यूस करें जो आप सोशल मीडिया पे यूज कर रहे हैं, आप करें यूज, लेकिन आप बैठते वक्त जब आप फेसबुक ओपन कर लेंगे, आप क्लॉक देखें और आप सोचेंगे यार यहाँ पे इस टाइम पे अब से 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद मैंने इसको बंद कर देना है। ठीक है जी। आप कुछ गेम्स ढूँढ लें, चलें गेम्स ढूँढ लें। सोशल मीडिया की बजाय जब आप गेम्स पे जाएँगे, तो वो आपके अंदर कोई ना कोई जो है ना वो एक्टिविटी को डेवलप कर रही होगी। कोई ब्रेन टीज़र्स ढूँढ लें, कोई डिफ़िकल्ट गेम्स ढूँढ लें जिनमें आपका दिमाग इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज़ बेटर देन यूजिंग फेसबुक। ठीक है जी। आप इसके अलावा मोबाइल के टाइम ट्रैकिंग ऐप, जैसे कुछ ऐप्स होती हैं, जैसे आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल फीवर, एक वेब ऐप है, और एक ऐप डिटॉक्स एक एप्लीकेशन है। ये क्या करती है, ये आप टाइम सेट कर देते हैं, इस टाइम के बाद वो आपको वो ऐप ओपन नहीं करने देगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 1 घंटा फेसबुक का टाइम रखा हुआ है, जैसे ही 1 घंटा पूरा होगा वो ऐप बंद हो जाएगी। आप जब दोबारा उसको क्लिक करेंगे कि ये फेसबुक ओपन करेंगे, तो वो कहेगा नहीं भाई, आपका आज का कोटा पूरा हो गया।
ठीक है जी। तो मोबाइल जो है वो आपको जब बताएगा कुछ तो आप उसका माइंड भी नहीं करते हैं नॉर्मली, ठीक है जी। मोबाइल तो आपका एक पर्सनल असिस्टेंट है ना, जो कि आपको हर बात बता रहा है। तो जब आपको मोबाइल कहेगा कि अब आपने फेसबुक नहीं चलानी, तो आप उस बात का बुरा नहीं मनाएंगे बल्कि उसकी बात मानेंगे। तो जी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का सेशन अटेंड करने का। बस कोशिश ये करें कि जो चीज़ें मैंने इस सेशन में आपके साथ शेयर की हैं, आप लोग इन चीज़ों को ज़रूर ज़हन में रखें और इनको फ़ॉलो करें, जिससे आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सेशन के एंड पे आप लोगों को एसएमएस आ जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स का, आप लोगों ने वो ग्रुप जॉइन कर लेने हैं, जिसमें बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन या जो ये स्लाइड्स वगैरह भी हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। सेशन का इख्तिताम करते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़।